राम राम बच्चा पार्टी जय भोले की। आप सभी का स्वागत है एक बिल्कुल ही न्यू वीडियो में। बेटा इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12 फ्लेमिंगो का एक बिल्कुल ही नया चैप्टर जिसका नाम है द रेड ट्रैप। ये कहानी एक रेड ट्रैप सेलर के बारे में है, कैसे उसको दुनिया पसंद नहीं थी और फिर दुनिया ने उसे पसंद किया, तब उसे दुनिया पसंद आने लगी। हाँ, कुछ बात ऐसी ही है यार। तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी है। अब हम इसको बड़े ही आराम से पढ़ेंगे, एक एक शब्द का मतलब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं अबाउट द ऑथर से। इसके ऑथर का नाम है सेल्मा लेजरलॉफ। सेल्मा लेजरलॉफ वॉज अ स्वेडिश राइटर whose stories have been translated into many languages। सेल्मा लेजरलॉफ एक स्वेडिश राइटर थी, यानी स्वेडन में रहती थी ये, और इनकी कहानियों को कई सारी लैंग्वेजेस में क्या किया गया है, ट्रांसलेट भी किया गया है। अ यूनिवर्सल थीम रन्स थ्रू ऑल ऑफ देम। एक कॉमन थीम इनकी सब कहानियों में चलती थी। क्या थी वो थीम? अ बिलीफ दैट द एसेंशियल गुडनेस इन अ ह्यूमन बीइंग कैन बी अवेकन्ड थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंड लव। इनका ऐसा मानना था कि जो इंसान के अंदर एसेंशियल गुडनेस होती है, जो उसमें जन्मजात अच्छाई या दया का भाव होता है, वो दोबारा से जगाया जा सकता है। कैसे? प्यार से और अंडरस्टैंडिंग से। कि अगर कोई इंसान मान लो बुरा हो गया है, लेकिन उसके अंदर एक जन्मजात अच्छाई या दया का भाव होता है, उसको हम जगा सकते हैं प्यार और उसे अंडरस्टैंडिंग करके, समझ सके। दिस स्टोरी इज सेट एमिडिस्ट द माइंस ऑफ स्वेडन। ये कहानी स्वेडन के माइन के आसपास की है। जो माइंस क्या है? रिच इन आयरन ओर है, आयरन ओर में काफी रिच है। विच फिगर लार्ज इन द हिस्ट्री, और हिस्टोरिकल काफी इंपॉर्टेंट है। एंड लेजेंड्स ऑफ दैट कंट्री, एंड इनके बारे में काफी फेमस कहानियां भी हैं उस कंट्री में। किनके बारे में? माइंस के बारे में। द स्टोरी इज टोल्ड समवॉट इन द मैनर ऑफ फेरी टेल। और ये स्टोरी हमको एक तरीके से परियों की कहानी के रूप में बताई गई है। जैसे बच्चों को हम कहानी नहीं सुनाते हैं कि एक बार की बात है, ऐसा हुआ फिर ऐसा हुआ, उसी मैनर में हमें ये कहानी भी बताई गई है। तो चलिए देखते हैं अपनी कहानी क्या है। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ मैन हु वेंट अराउंड सेलिंग स्मॉल रेड ट्रैप्स ऑफ फायर। एक बार की बात है, एक आदमी हुआ करता था जो कि इधर उधर जाकर चूहेदानियां बेचता था। ही मेड देमसेल्फ एट ऑड मोमेंट्स। वो उन्हें ओकेजनली बनाता था। वो ऑड मोमेंट्स यानी ओकेजनली, कभी कभी बनाता था। फ्रॉम द मटेरियल ही गॉट बाय बेगिंग। कि वो भी किस मटेरियल से? जो उसे भीख मांग के मिल जाता था स्टोर से, या फिर और एट द बिग फार्म से, जो उसे बिग फार्म से मिल जाता था, उस मटेरियल से वो चुएदानी बनाता था। बट इवन सो द बिजनेस वॉज नॉट सो प्रॉफिटेबल। लेकिन तब भी देखो, फ्री का आइटम से चुएदानी बनाकर बेचने में भी क्या था, ये जो बिजनेस था वो उतना ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं था। So he had to resort to both begging and pity thievery to keep body and soul together। So उसे क्या करना पड़ता था? resort to माने होता है फोर्स। वो मजबूर हो जाता था कि भीख भी मांगनी पड़े और छोटी मोटी चोरी भी करनी पड़े, जिससे कि वो अपनी बॉडी और सोल को एक साथ रख सके। बेसिकली इसका मतलब है कि वो जिंदा रह सके। इवन सो हिज क्लोथ्स वर इन रैग्स। और देखो तब भी, इतना सब करने के बाद भी उस वो कैसे कपड़े पहनता था? फटे पुराने कपड़े पहनता था। रैग्स यानी कि होता है डर्टी टॉर्न क्लोथ्स। हिज चीक्स वर sunken। उसके गाल सिकड़े हुए थे। एंड हंगर ग्लीम्ड इन हिज आइज। और उसकी आंखों में भूख चमकती थी दूर से ही। ऐसा लग जाता है उसकी शक्ल देख के, भाई ये तो बहुत जन्मों का भूखा है। नो वन कैन इमेजिन हाउ सैड एंड मोनोटोनस। मोनोटोनस यानी कि डल एंड बोरिंग लाइफ कैन अपियर टू सच अ वेगाबॉन्ड। वेगाबॉन्ड के लिए आप लिखिए आवारा, जो कि इधर उधर घूमता रहता है बिना किसी काम के। तो इसमें हमारी लेखक कह रही हैं कि कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता था कितनी उदास और कितनी बोरिंग जिंदगी होगी एक आवारा आदमी की, जो क्या करता है? हु प्लॉड्स अलोंग द रोड। प्लॉड्स यानी कि रोड पर धीरे धीरे चलना, मतलब एक तरीके से रोड पर घूमना रहना, कोई काम ना हो। हु प्लॉड्स अलोंग द रोड लेफ्ट टू हिज ओन मेडिटेशंस। जो कि अपनी सोच में ही, अपने ख्यालों में ही रोड में इधर उधर घूमता रहता था, उसके पास इसके सिवाय कोई काम था ही नहीं। तो यहाँ पे लेखक कहती है कि कितनी उदास और कितनी बोरिंग होगी एक ऐसे आवारा आदमी की जिंदगी, जो कि रोड पर बस अपने ख्यालों में ही घूमता रहता है, इसके सिवा उसके पास कोई काम ही नहीं है। बट वन डे दिस मैन हैड फॉलन इनटू अ लाइन ऑफ थॉट। लेकिन एक दिन उस आदमी को एक ख्याल आया, विच रियली सीम्ड टू हिम एंटरटेनिंग। जो कि उसे काफी एंटरटेनिंग सा लगा, काफी मजेदार सा लगा। ही हैड नेचुरली बीन थिंकिंग ऑफ हिज रेड ट्रैप्स। वो वैसे तो अपने रेड ट्रैप्स के बारे में ही सोच रहा था। व्हेन सडनली ही वाज स्ट्रक बाय द आइडिया। तभी उसे एक आइडिया आया, दैट द होल वर्ल्ड दैट द होल वर्ल्ड अबाउट हिम। जो भी पूरी दुनिया है उसके चारों ओर, जिसमें कि लैंड आती है, सिटीज आते हैं, विलेजेस आते हैं, सीज आते हैं, और कुछ भी नहीं बल्कि ये सब एक बड़ा सा रेड ट्रैप है। यानी एक बहुत बड़ी चूहेदानी है। ऐसा कैसे समझते हैं? इट हैड नेवर एग्जिस्टेड फॉर एनी अदर पर्पस देन टू सेट बेड्स फॉर पीपल।
ये सब किसी और पर्पस के लिए है ही नहीं, सिर्फ ये हमारे लिए बेट सेट करते हैं। बेट बोले तो चारा, हमें फंसाने के लिए ये हमें कुछ लालच देती है ये सब चीजें। इट ऑफर्ड रिचेस एंड जॉयज, शेल्टर एंड फूड। ये हमें लग्जरीज देती हैं, शेल्टर देती है, फूड देती हैं, हीट, क्लोथिंग। एग्जैक्टली एज द रेड ट्रैप ऑफर्ड चीज एंड पॉर्क। बिल्कुल उसी तरह कि जैसे हम रेड ट्रैप में चूहे को फंसाने के लिए चीज और पॉर्क डालते हैं, ऐसे ये दुनिया हमें फंसाने के लिए शेल्टर, लग्जरीज, फूड, क्लोथिंग ये सब चीजें देती हैं। एंड एज सून एज एनी वन लेट हिमसेल्फ बी टेम्पटेड टू टच द बेट, और जैसे ही कोई आदमी इन सब चीज़ों से टेम्प्टेड हो जाएगा, बोले तो इनसे अट्रैक्ट हो जाएगा, और वो इसको टच करने की कोशिश करेगा, इसको पाने की कोशिश करेगा इन चीज़ों को, इट क्लोज्ड इन ऑन हिम। ये उसको अपने अंदर फंसा लेते हैं, ये उस जाल के अंदर फंस जाता है। एंड देन एवरीथिंग केम टू एन एंड, और फिर सब कुछ खत्म हो जाता है। मतलब यहाँ पे जो अपना रेड ट्रैप सेलर है उसकी सोच कैसी है कि जो उसके चारों तरफ दुनिया है ये कुछ भी नहीं, एक बड़ा सा पिंजरा है जिसमें कि जैसे हम चूहे को फंसाने के लिए चीज और पॉर्क डालते हैं ना, वैसे ये हमें फंसाने के लिए लग्जरीज ऑफर करता है, रिचेज, जॉयज, शेल्टर, फूड ऑफर करता है। और जैसे ही कोई आदमी जब इनके पीछे भागने लगता है कि जैसे उसे कोई चीज चाहिए, वो उसके पीछे भाग रहा है, तो फिर वो क्या करता है, ये जाल उसे अपने अंदर फंसा लेता है, और फिर वो सब कुछ खत्म हो जाता है। सब कुछ खत्म हो जाने से मतलब है यहाँ पर कि एंड में कुछ ना कुछ मिसहैपनिंग ही होती है, कुछ ना कुछ बुरा ही होता है। जैसे मान के चलो किसी इंसान की इच्छाएं बहुत अनंत होती हैं कि फ़ोन है तो आईफ़ोन चाहिए, मेरे पास कार है तो मुझे लग्ज़री कार चाहिए, बाइक है तो स्पोर्ट्स बाइक चाहिए। तो फिर उनके पीछे वो भागेगा, भागेगा तो वो कहीं न कहीं से कर्ज़ लेगा, कुछ लेगा जिसकी वज़ह से वो फँस जाएगा, बाद में उस चीज़ को पूरा नहीं कर पाएगा और एंड में जाके कुछ ना कुछ बुरा ही होगा उसके साथ। तो वो यहाँ पे ये हमारा रेड ट्रिप सेलर बता रहा है। द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन काइंड टू हिम। ये जो दुनिया है उसके संग कभी अच्छा व्यवहार करती ही नहीं थी। किसके संग? रेड ट्रैप सेलर के संग। सो इट गेव हिम अनवांटेड जॉय टू थिंक ऑल ऑफ इल ऑफ इट इन दिस वे। अनवांटेड जॉय है अनयूजुअल हैप्पीनेस। तो मतलब ये दुनिया उसके संग कभी अच्छी थी नहीं रेड ट्रैप सेलर के साथ, तो इसलिए वो दुनिया के बारे में बुरा सोच के ना एक उसे अलग सी खुशी मिलती थी, वो बड़ा खुश होता था ऐसा सोच के। It became a cherished pastime of his during many dreary ploddings। और ये तो अब उसका फेवरेट, चेरिश्ड बोले तो फेवरेट पास टाइम बन गया था ड्यूरिंग मैनी ड्रेरी प्लॉडिंग्स। ड्रेरी प्लॉडिंग्स मतलब जब हम बिना मोटिव के उधर उधर घूमते रहते हैं। वो उस समय क्या करता था? टू थिंक ऑफ पीपल ही न्यू हु हैड लेट देमसेल्व्स बी कॉट इन द डेंजरस स्नेयर। वो उन लोगों के बारे में सोचता था जो कि इस जाल में फंस चुके हैं। मतलब कोई आदमी था वो इस चीज के पीछे भाग रहा था और देखो फिर उसके संग ये बुरा हुआ था। या फिर वो उन लोगों के बारे में सोचता था जो कि अभी भी उस चीज़ के पीछे भाग रहे होते थे, कि अच्छा देख अब वो आदमी इस चीज़ के पीछे भाग रहा है, अब देखना इसके संग कुछ ना कुछ तो बुरा ही होगा। तो वो ऐसे सोचता रहता था घूमते-घूमते। फिर आगे कहानी में बताया गया है, वन डार्क इवनिंग, एक अंधेरी शाम, ही वॉज ट्रजिंग अलोंग द रोड, ही कॉट साइट ऑफ अ लिटिल ग्रे कॉटेज बाय द रोड साइड। जब वो ट्रज कर रहा था रोड के अलोंग, ट्रज मतलब पाँव घसीट के चलना, या बेसिकली ऐसे ही रोड पे घूम रहा था, मंडरा रहा था, तभी उसकी नज़र पड़ती है एक लिटिल ग्रे कॉटेज पे। ग्रे कॉटेज के लिए आप लिखिए डल से कॉटेज पे उसकी एक नज़र पड़ती है जो कि रोड के किनारे था। ही नॉक्ड ऑन द डोर, उसने दरवाज़ा खटखटाया, टू आस्क शेल्टर फॉर द नाइट, कि क्या वो रात में यहाँ पे रुक सकता है। नॉर वॉज ही रिफ्यूज्ड, उसे मना नहीं किया गया। इंस्टीड ऑफ द सोर फेसेस विच ऑर्डिनरली मेट हिम, सोर फेसेस के लिए लिखिए आप अनप्लीजेंट फेसेस या अनफ्रेंडली एक्सप्रेशन। मतलब कि जब भी वो किसी का दरवाजा खटखटाता था ना, तो जो लोग निकलते थे वो एक अनफ्रेंडली सा एक्सप्रेशन लेके अपने चेहरे पे निकलते थे कि यार इससे तो हम नहीं रुकेंगे, मतलब कि ये तो यहाँ नहीं रुक सकता, इसे डिसलाइक सा करते थे वो लोग। लेकिन अब की बार जब उसने दरवाजा खटखटाया तो उसे सोर फेस नहीं दिखा, बल्कि उसे क्या दिखा? द ओनर हु वॉज एन ओल्ड मैन, उसे एक ओनर दिखा जो कि बूढ़ा आदमी था, विदाउट वाइफ और चाइल्ड, बिना बीवी बच्चे का, और वो बड़ा खुश दिखा। वॉज हैप्पी टू गेट समवन टू टॉक इन हिज लोनलीनेस। वो बड़ा खुश दिखा। वो खुश क्यों दिखा? क्योंकि वो इस सोच में खुश हो गया था कि यार मेरे बीवी बच्चे तो है नहीं, अब ये मेरे अकेलेपन को मिटाने के लिए आ गया है, अब ये आ गया तो हम दोनों कुछ बात करेंगे और मजा करेंगे। ऐसा वो ओनर था उस घर का। तो उसने जब दरवाज़ा खोला तो वो बड़ा खुश हो गया कि चलो कोई तो मेरी लोनलीपन को दूर करने के लिए आया। इमीडिएटली ही पुट द पॉरेज पॉट ऑन द फायर, तुरंत ही उसने जो दलिए का, जो खिचड़ी का जो पॉट था, बर्तन था, उसको आग के ऊपर रख दिया पकने के लिए। एंड गेव हिम सुपर, और फिर अपने रेड ट्रैप सेलर को डिनर दिया। देन ही कार्व्ड ऑफ सच अ बिग स्लाइस फ्रॉम हिज टबैको रोल, और फिर उसने अपने बड़े से टबैको रोल से एक स्लाइस काटी,
जो कि दोनों के पाइप के लिए इनफ थी, स्ट्रेंजर के पाइप के लिए भी और अपने भी पाइप के लिए। पाइप में बेसिकली यहाँ पे चिलम आपने नाम सुना है ना, उसमें डाल देते हैं, कुछ उसी प्रकार की चीजें हो सकती हैं। तो वो अब दोनों खाना खाने के बाद क्या करते हैं, तंबाकू पीते हैं ऐसे। फिर वो क्या कह रहा है नरेटर के, फाइनली ही गॉट आउट एन ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स। और फिर वो ये सब करने के बाद एक पुराने से पत्तों का पैक निकालता है, खेलने वाले पत्ते जो होते हैं ना उनका, एंड प्लेड मिजोलिस विद हिज गेस्ट अंटिल बेड टाइम। और फिर अपने गेस्ट के संग सोने से पहले तक वो कार्ड का गेम खेलता है। एमजोलिस बोले तो एक कार्ड का गेम होता है, समझे। The old man was just as generous with his confidences as with his porridge and tobacco. Generous मतलब एकदम लिबरल, फ्री, साफ दिल का। तो यहाँ पर नरेटर कह रहे हैं कि जितना ओल्ड मैन साफ दिल से उसे खिचड़ी खिलाया और उससे तंबाकू दिया, उतने ही साफ दिल के साथ या उतने ही फ्री होकर उसे अपने सीक्रेट्स भी शेयर करिए। कॉन्फिडेंसेस मतलब होता है सीक्रेट। तो जितने ओल्ड मैन ने साफ दिल से उसे दलिया खिचड़ी सब खिलाया और तंबाकू दी, उतने ही साफ दिल से उसने अपने सीक्रेट्स भी उसे बताए। उसे क्या बताया, गेस्ट को बताया गया कि भाई इन हिज डेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी, यानी अपने जवानी के दिनों में, अपने अच्छे दिनों में, हिज होस्ट यानी जो इस घर का मालिक है, हैड बीन अ क्रॉफ्टर एट राम से जो आयरन वर्क्स एंड हैड वर्कड ऑन द लैंड। वो क्रॉफ्टर हुआ करता था। क्रॉफ्टर बेसिकली एक तरीके से फार्मर कह सकते हैं हम। फार्मर था वो, राम से जो आयरन वर्क्स में वहां पे काम करता था जमीन पे। नाउ दैट ही वॉज नो लैंगर एबल टू डू डे लेबर। अब जब वो इतना बूढ़ा हो गया है कि वो दिन भर ये मेहनत नहीं कर सकता है, इट वॉज हिज काउ। अब उसकी एक गाय है जो उसका सपोर्ट करती है, जो बेसिकली उसका पालन पोषण करने में मदद करती है। यस, दैट बॉसी वॉज एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तो बेसिकली इसका जो मालिक था ना घर का, वो कहता है कि भाई वो बॉसी, बॉसी किसके लिए कहा गया है, गाय के लिए, काऊ के लिए कहा गया है। वो तो बड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गाय है, बड़ी अलग ही गाय है। शी कुड गिव मिल्क फॉर द क्रीमरी एवरी डे। वो क्रीमरी के लिए रोज दूध दे सकती है। क्रीमरी मतलब ऐसी जगह जहाँ पे मिल्क के प्रोडक्ट्स बनते हैं। और वो बताता है उसे, एंड लास्ट मंथ ही हैड रिसीव्ड ऑल ऑफ 30 क्रोनर इन पेमेंट। कहता है कि मुझे पिछले महीने ही 30 क्रोनर मिले हैं पेमेंट में। देखो क्रोनर वहाँ की करेंसी है स्वीडन की, और जैसे अपने यहाँ 30 रुपए होते हैं ना, ऐसे ही वहाँ पे 30 क्रोनर है, हो गई। मतलब ज्यादा हो सकते हैं, मैं तो आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि वहाँ की करेंसी है बस। तो कहता है कि मुझे पिछले महीने ही गाय के दूध बेचने से 30 क्रोनर मिले हैं। द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड इनक्रेडुलस। इनक्रेडुलस मतलब अनबिलीवेबल, कि ये बातें तो सुनकर स्ट्रेंजर एकदम अनबिलीवेबल सा लग रहा था, कि उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था इन बातों पे। For the old man got up and went to the window, took down a leather pouch which hung on a nail in the very window frame, and picked out 3 wrinkled 10 kroner bills. अब देखो, अपने मालिक को पता चल गई कि स्ट्रेंजर को उसकी बातों का भरोसा नहीं हो रहा है, तो इसलिए वो उठता है, विंडो के पास जाता है, वहां से एक लेदर का पाउच उतारता है जो कि कील पर टंगा हुआ था विंडो फ्रेम के पास, और उसमें से वो उसे 3 रिंकल 10 क्रोनर के नोट्स निकाल के दिखाता है। ठीक है, दीज ही हेल्ड अप बिफोर द आइज ऑफ हिज गेस्ट। और उन नोट्स को वो एकदम उसकी आंखों के सामने दिखाता है। नॉडिंग नोइंगली, नॉडिंग नोइंगली मतलब सब कुछ जानते बूझते हुए वो ऐसा करता है। क्या जानते बूझते, देखो, जो उसके घर में आया वो एक स्ट्रेंजर था, उसे नहीं पता थी वो आदमी कैसा था, पर तब भी वो उसे अपनी कमाई, अपनी इनकम दिखा रहा था, उसके बारे में उसे बता रहा था। तो सब कुछ जानते बूझते हुए वो ऐसा करता है। एंड देन स्टफ्ड देम बैक इनटू द पाउच। स्टफ्ड बोले तो फिल्ड टाइटली, बड़ी ही जबर, मतलब बोले तो एकदम कर्रे करके उसमें ठूस देता है वापस उन पैसों को, किसमें, लेदर के पाउच में, दिखाने के बाद। फिर अगले दिन की कहानी पढ़ते हैं क्या हुआ। द नेक्स्ट डे बोथ मैन गॉट अप इन अ गुड सीजन। गुड सीजन के लिए आप लिखिए हैप्पीली। तो दोनों अगले दिन दोनों ही आदमी बड़े खुश होकर उठे। द क्रॉफ्टर वॉज इन अ हरी टू मिल्क हिज काउ। क्रॉफ्टर को अपनी गाय का दूध निकालने जाना था। एंड द अदर मैन प्रोबेबली थॉट ही शुड नॉट स्टे इन बेड व्हेन द हेड ऑफ द हाउस हैड गॉटन अप। और जो अपना रेड ट्रैप सेलर था, उसने भी यही सोचा कि यार जब घर का मालिक ही बेड से उठ गया है, अपने काम पे जा रहा है, तो मैं कैसे यहाँ पे सो सकता हूँ, मुझे भी चलना ही पड़ेगा या चलना चाहिए। दे लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम। मतलब बता रहे हैं नरेटर के दोनों ने एक ही समय घर छोड़ा, घर से निकले। द क्रॉफ्टर लॉक्ड द डोर। क्रॉफ्टर ने डोर को लॉक किया और चाबी पुट द की इन हिज पॉकेट, और की अपनी पॉकेट में रख ली। द मैन विद द रेड ट्रैप्स सेड गुड बाय एंड थैंक यू एंड देयर अपॉन ईच वेंट ऑन हिज ओन वे। और फिर रेड ट्रैप सेलर ने क्रॉफ्टर से क्या कहा, अपना गुड बाय थैंक यू बोला, और फिर दोनों अपने अपने रास्तों पर निकल गए। लेकिन अब कहानी में आता है ट्विस्ट, बेटा बहुत खतरनाक ट्विस्ट आएगा देखो। बट हाफ एन आवर लेटर, आधे घंटे बाद,
द रेड ट्रैप पेडलर स्टूड अगेन बिफोर द डोर। रेड ट्रैप बेचने वाला जो लड़का था वो वापस डोर पर आके खड़ा हो गया। पेडलर का मतलब होता है वो आदमी जो कि इधर उधर जाके सामान बेचा करता है, ठीक है। ही डिड नॉट ट्राई टू गेट इन हाउएवर, लेकिन उसने अंदर जाने की कोशिश नहीं करी, घर के अंदर नहीं गया वो। ही ओनली वेंट अप टू द विंडो, वो सिर्फ विंडो पर गया। स्मैश्ड अ पेन, उसने एक कांच तोड़ा। एंड स्टक इन हिज हैंड, और अपने हाथ को आगे बढ़ाया, धक्का दिया। एंड गोट गॉट होल्ड ऑफ द पाउच विद द 30 क्रोनर, और उस पाउच को उसने पकड़ लिया जिसमें 30 क्रोनर थे। ही टुक द मनी एंड थ्रस्ट इट इनटू हिज ओन पॉकेट। थ्रस्ट मतलब पुट फोर्सफुली, मतलब बड़ी ही फोर्स से उसने उसमें से 30 क्रोनर निकाल के अपनी जेब में ठूस दिए। एक होता है जेब में रखना और एक होता है बेटा ठूस देना, तो वो उसने करा है यहाँ पर। देन ही हंग द लेदर पाउच वेरी केयरफुली बैक इन इट्स प्लेस, और वो बड़ी ही होशियारी से उस लेदर पाउच को वापस अपनी जगह पर टांग देता है। एंड वेंट अवे, और फिर वहां से चल देता है। As he walked along with the money in his pocket, he felt quite pleased and his with his smartness. जब वो उन पैसों के साथ चल रहा होता है तो वो अपने आप को बड़ा ही क्या समझता है, होशियार समझता है, बड़ा ही खुश होता है अपनी स्मार्टनेस से। प्लीज मतलब हैप्पी था। He realized, of course, that at first he dared not to continue on the public highway, but must turn off the road into the woods. वुड्स माने फॉरेस्ट। तो वो फिर अचानक से रियलाइज करता है कि यार अब देखो मेरे पास पैसे ऐसे हैं तो मुझे पब्लिक हाईवे पे नहीं चलना चाहिए, मेरी चेकिंग हो सकती है, मुझे पुलिस पकड़ भी सकती है। इसलिए मुझे रोड से हटके फॉरेस्ट में होकर जाना चाहिए। तो इसलिए वो फॉरेस्ट की तरफ मुड़ जाता है रोड से। अब बेटा यहीं वो फंस गया जाल में। समझना कैसे, देखते हैं आगे क्या हुआ। ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स, शुरुआत के कुछ घंटों में, दिस कॉस्ट हिम नो डिफिकल्टी, उसे कोई दिक्कत नहीं हुई। लेटर इन द डे, बाद में, इट बिकेम वर्स, सब कुछ बुरा होगा। कैसे बुरा हुआ? फॉर इट वॉज अ बिग एंड कंफ्यूजिंग फॉरेस्ट विच ही हैड गॉटन इनटू, क्योंकि वो जिस फॉरेस्ट में घुसा था वो काफी ही बड़ा था और बहुत ही कंफ्यूजिंग था। ही ट्राइड टू बी श्योर टू वॉक इन अ डेफिनेट डायरेक्शन, बट द पाथ ट्विस्टेड बैक एंड फोर्थ सो स्ट्रेंजली। उसने कोशिश तो करी कि वो एक ही डायरेक्शन में चलता रहे, लेकिन वहां पे रास्ते इतने गोड़े तोड़े मुड़े थे कि वो उन रास्तों में भटक के रह गया। ही वॉकड एंड वॉकड विदाउट कमिंग टू एंड ऑफ द वुड, वो चलता गया, उसे फॉरेस्ट का एंड मिला ही नहीं। एंड फाइनली ही रियलाइज्ड दैट ही हैड ओनली बीन वॉकिंग अराउंड इन द सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। और फिर उसे रियलाइज होता है कि वो तो बहुत देर से फॉरेस्ट के एक ही हिस्से में टहल रहा है, घूम रहा है। ऑल एट वंस ही रिकॉर्ड, ऑल एट वंस बेटा एक फ्रेज होता है जिसका मतलब होता है सडनली, अचानक से। तो अचानक से उसे ये ख़्याल आया, उसे अपने मतलब जो थॉट्स थे उसे वो वापस याद आए दुनिया के बारे में और रेड ट्रैप के बारे में। क्या? कि नाउ हिज टर्न ओन टर्न हैड कम, कि अब उसकी बारी आ गई है। वो जो कहता रहता था ना कि दुनिया एक रेड ट्रैप है, हम चीज़ों के पीछे भागते हैं, फिर फँस जाते हैं और फिर सब कुछ खत्म हो जाता है। तो वही इसके संग हुआ है। ये पैसों के पीछे भागा, पैसों के चक्कर में फँस गया और अब देखो कहाँ फॉरेस्ट में जाके घुस गया, पता नहीं क्या हो। He had let himself be fooled by a bait and had been caught. वो अपने आप को बुद्धू बन गया उन पैसों के चक्कर में, मतलब अपने आप को उसने बुद्धू बनने दिया, फंसने दिया। The whole forest with its trunks, branches, thickets and fallen logs closed in upon him like an impenetrable prison. तो ये पूरा पेड़ अपने सारे पत्तियों के संग, ब्रांचेस के संग, थिकेट्स बोले तो मोटे मोटे जो तने होते हैं उनके संग, फॉलन लॉग्स मतलब जो लकड़ी के तने जमीन पे गिरे हुए थे उनके संग, रेड ट्रैप सेलर को एक इम्पेनिट्रेबल प्रिजन सा लग रहा था। इम्पेनिट्रेबल प्रिजन मतलब जिस जेल को तोड़ना बहुत मुश्किल है, जैसे निकल पाना बहुत मुश्किल है। और उसे ऐसा लग रहा था कि वो यहाँ से निकल नहीं पाएगा, फ्रॉम विच ही कुड नेवर एस्केप। आगे कहानी में लिखा है, इट वॉज लेट इन दिसंबर, दिसंबर की ये बात थी। डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट, डिसेंडिंग के लिए लिखो कमिंग डाउन, अंधेरा भी ये पूरे फॉरेस्ट के ऊपर छा रहा था। दिस इंक्रीज द डेंजर, अब खतरा बढ़ रहा था। एंड इंक्रीज ऑल्सो हिज ग्लूम एंड डिस्पेयर, और इस बढ़ते खतरे ने अपने जो रेड ट्रैप सेलर था उसका दुख भी बढ़ा दिया और उसे मायूस भी कर दिया। ग्लूम बोले तो सैड, और डिस्पेयर बोले तो होपलेसनेस, अब उसे कोई उम्मीद ही नहीं रह गई थी कि वो यहाँ से निकल पाएगा। तो मतलब उसकी होपलेसनेस भी बढ़ा दी बढ़ते हुए अंधेरे ने, और दुख भी बढ़ा दिया। फाइनली ही सॉ नो वे आउट, फाइनली उसे अब कोई रास्ता नहीं दिखा बाहर जाने का। एंड ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड, और वो जमीन पे गिर गया। टायर्ड टू डेथ, मतलब इतना वो थक गया था पूरे दिन चल चल के कि अब उसे कोई रास्ता नहीं नजर आया, तो वो जमीन पे ही गिर गया। थिंकिंग दैट हिज लास्ट मोमेंट हैड कम, उसने अब उसे अब ऐसा लगने लगा था कि उसकी कुछ जिंदगी के आखिरी पल आ गए हैं, वो बस मरने ही वाला है। बट जस्ट एज ही लेड हिज हेड ऑन द ग्राउंड,
लेकिन जैसे ही वो अपना सर ग्राउंड पे रखता है, जब वो गिरता है, ही हर्ड अ साउंड, उसे एक आवाज सुनाई देती है। अ हार्ड रेगुलर थंपिंग। थंपिंग का मतलब होता है दो हैवी चीजों के टकराने की आवाज, या एक चीज की दूसरी चीज के ऊपर गिरने की आवाज। यहाँ पे उसे एक हार्ड रेगुलर थंपिंग सुनाई देती है। ये थंपिंग की आवाज कहीं और से नहीं, एक आयरन मिल से आ रही थी जहां पर लोहे को पीटा जा रहा था। लोहे को मारते हैं ना हथौड़ों से, धाए धाए, वो आवाज जैसे यहाँ पर आई थी। देयर वॉज नो डाउट एज टू वॉट दैट वॉज। उसे अब कोई शक नहीं था कि यह आवाज क्या है, कहाँ से आ रही है। ही रेज्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को उठाया। दोज आर द हैमर स्ट्रोक्स फ्रॉम एन आयरन मिल। ये तो हथौड़ी पड़ने की आवाज है लोहे पर, और जो आयरन मिल से आ रही है वहां की आवाज है ये। उसने ऐसा सोचा। देयर मस्ट बी पीपल नियर मी बाय। उसे ख्याल आया कि भाई मेरे आसपास यानी लोग भी हैं। ही समन्ड ऑल हिज स्ट्रेंथ। समन्ड मतलब कलेक्टेड, उसने अपनी सारी स्ट्रेंथ कलेक्ट करी, गैदर करी। गॉट अप एंड स्टैगर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड। स्टैगर्ड मतलब वॉक अनइजीली, मतलब का उसने अपनी सारी ताकत हिम्मत जुटाकर, ठीक है, बड़ी ही मुश्किल से वो चलकर कहाँ तक गया, जहां जहां पे डायरेक्शन ऑफ साउंड थी ना, वहां पे वो चलता गया, जहां से उसे आवाज आ रही थी। द राम से जो आयरन वर्क्स। अब देखो, ये तो बात हो गई रेट्रेप सेलर की। अब हमें नरेटर बताती हैं उस आयरन मिल के बारे में। ठीक है, उसके बारे में अभी हमें बता रही हैं क्या है प्रेजेंट में, उसका हाल क्या है प्रेजेंट में जब वो कहानी सुना रही है। राम से जो आयरन वर्क्स विच आर नाउ क्लोज डाउन। अभी तो ये राम से जो आयरन वर्क्स बंद हो चुके हैं, बट वर नॉट सो लैंग अगो। ज्यादा पहले नहीं, ये एक बहुत बड़ा प्लांट हुआ करता था जिसमें कि स्मेल्टर भी था, रोलिंग मिल भी थी और फॉर्ज भी था। स्मेल्टर एक मशीन होती है जो आयरन मिल में इस्तेमाल होती है। रोलिंग मिल एक आयरन की जो शीट, आयरन जो होता है ना कच्चा आयरन, उसे शीट्स और उसमें पाइप्स में कन्वर्ट करने के लिए यूज की जाती है। फॉर्ज क्या होती है? फॉर्ज एक ऐसी जगह होती है जहां पर लोहे को निकाल के पीटा जाता है और उसकी शीट्स बनाई जाती हैं, मदद की जाती है। तो मतलब उस मिल में ये सब हुआ करता था, ये सारी जगह उसमें थी। पर अब तो वो बंद हो चुकी है प्रेजेंट में, ऐसा नरेटर हमें बता रही है। लेकिन जब अपना रेट्रेप सेलर वहां गया था तब उस मिल में ये सब काम होते थे, ठीक है। In the summertime, long lines of heavily loaded barges and scores slid down the canal। और वो बताती है कि भाई पहले तो गर्मियों के समय में ना, बार्जेस और स्कोर्स, बार्जेस क्या होती हैं बेटा, और स्कोर्स, ये दोनों ही बोट्स होती हैं, ऐसी बोट्स होती हैं जिनका काम होता है फ्राइट को, लगेज को इधर से उधर पहुंचाना नदी और कैनाल के थ्रू। तो ये बता रही है कि गर्मियों के समय में तो बार्जेस और स्कोर्स में कोयला भर के इन आयरन मिल में आया करता था कैनाल के थ्रू, विच लेड टू द लार्ज इनलैंड लेक। मतलब मतलब अपना बेसिकली जो है कैनाल के थ्रू लार्ज इनलैंड लेक में होकर इनके पास कोयला आया करता था। इनलैंड लेक मतलब ऐसी लेक जो कि सी से कनेक्ट नहीं है। एंड इन द विंटर टाइम द रोड्स नियर द मिल वर ब्लैक फ्रॉम ऑल द कोल डस्ट विच सिफ्टेड डाउन फ्रॉम द बिग चारकोल क्रेट्स। सिफ्टेड मतलब निकलना। तो यहाँ पर अब हमें नरेटर बताती हैं कि सर्दियों के समय में ना इन लेक्स और कैनाल का तो पानी जम जाता था, तो इसलिए अब कोयला आता था रोड के थ्रू, रोड के थ्रू आता था, तो भाई जो उसके डस्ट उड़ती थी, धूल उड़ती थी, उससे जो आसपास की सड़कें होती थी बिल्कुल काली हो जाती थी। ये बेसिकली हमें उस मिल का एक दृश्य बता रही है, एक विजुअल डिस्क्रिप्शन दे रही है पहले जो उसमें काम हुआ करता था। ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग्स। अब हम प्रेजेंट में आ गए हैं वापस, मतलब नरेटर की कहानी में, वो जो रेट्रेप सेलर है उसकी कहानी में घुस गए हैं वापस। ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग्स, एक ऐसे ही अंधेरी लंबी शाम, जस्ट बिफोर द क्रिसमस, जो कि बिल्कुल क्रिसमस से पहले ही थी, मास्टर स्मिथ यानी जो मेन लोहार थे, विद हिज हेल्प एंड हिज हेल्पर, और उनका हेल्पर, sat in the dark forge near the furnace waiting for the pig iron which had been put in the fire to be ready to put on the anvil। तो ये बताती हैं कि एक ऐसी अंधेरी शाम को जब रेड ट्रैप सेलर वहां पे फंस गया था, कहाँ जंगल में, तो जो मास्टर स्मिथ जो मेन लोहार थे और जो उसका हेल्पर था, वो फॉर्ज में बैठे हुए थे, भट्टी के बगल में। वो इंतजार कर रहे थे कि जो पिग आयरन है, जो कच्ची आयरन है, जिसको हमने आग में डाला है, वो पिघल जाए और रेडी हो जाए एनविल पर रखने के लिए। एनविल क्या होता है बेटा? देखो, भट्टी में पहले आयरन को पिघलाया जाता है, और एनविल एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट सा होता है जिस पर क्या होता है, पिघली हुई आयरन को रख के उसे ठोकते हैं बहुत। तो वो इंतजार कर रहे थे दोनों कि आयरन इतनी पिघल जाए कि अब इसे एनविल पर रख के हम ठोक बजा दें। एवरी नाउ एंड देन वन ऑफ देम गॉट अप टू स्टिर द ग्लोइंग मास विद अ लॉन्ग आयरन बार। और हर थोड़ी देर में उनमें से बारी बारी करके एक आदमी उठता था और उसको स्टिर कर देता था आयरन मास को, जो कि भट्टी में पड़ा हुआ था, बड़े से आयरन बार की मदद से।
कि जैसे ये भट्टी है, इसमें बहुत सारी आयरन पड़ने पिघलने के लिए रखी हुई है, तो उनमें से एक आदमी उठ के आता था, एक आयरन की डंडी पकड़ के और इसे स्थिर कर देता था, हिला देता था, पोजीशन चेंज कर देता था इसकी, जिससे कि ये हर तरीके से हर जगह से पिघल जाए। ड्रिपिंग रिटर्निंग इन फ्यू मोमेंट्स, और लौट आता था जल्दी। ड्रिपिंग विद परस्पिरेशन, पसीने टपकते थे उसके जब वो वहां पे करके लौट के आता था, क्योंकि वहां पे भट्टी के पास गर्मी बहुत ज्यादा होती है। दो एज वॉज द कस्टम ही वोर नथिंग बट अ लॉन्ग शर्ट एंड अ पेयर ऑफ वुडन शूज। कस्टम माने रूटीन। दो ये उनका रूटीन था, वो कुछ नहीं पहनते थे, वो एक लंबी सी शर्ट पहनते थे, वो भी लकड़ी के जूतों के संग। लकड़ी के जूते इसलिए क्योंकि ज्यादा गर्म ना हो जाए, अगर लोहे के पहनेंगे ना तो बहुत गर्म हो जाएंगे, या सादा हो जूते पहनेंगे तो वो तो जल ही जाएंगे, इसलिए वो लकड़ी के जूते पहनते थे। ऑल द टाइम देयर वर मैनी साउंड्स टू बी हर्ड इन द फोर्ज। और अब वो हमें नरेटर जो है वो उसी समय का दृश्य बता रही है कि उस समय जो फोर्ज थी उसमें बहुत ज्यादा आवाजें हो रही थी। द बिग बेलोज ग्रोन्ड एंड द बर्निंग कोल क्रैक्ड। अब आवाज़ों के बारे में बताती हैं कि कौन-कौन सी आवाज़ें हो रही थी। पहली आवाज़ थी बिग बेलोज़ के ग्रोन करने की। अब ये बिग बेलो क्या होता है? देखो हर भट्टी में ना बेटा बेलोज़ होते हैं, कुछ इस टाइप के, ये पंखे टाइप के से होते हैं। ये क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे भट्टी जल रही है, तो यहाँ से एयर को ये सक करेंगे और पीछे से रिलीज़ कर देते हैं। तो ये लगाए जाते हैं जिससे कि भट्टी में ज़्यादा धुआँ ना हो। और जब ये ऐसा काम करते हैं ना तो ये बहुत हेवी आवाज़ प्रोड्यूस करते हैं। तो उन्हीं की आवाज़ के बारे में बताया जा रहा है यहाँ पर कि बिग बेलोज़ ग्रोन कर रहे थे, बड़ी हेवी आवाज़ प्रोड्यूस कर रहे थे। और जो कोयला होता है ना, वो क्रैक कर रहा था। जैसे आपने देखा होगा जब हम अंगीठी में कोयला डालते हैं तो उसके चटकने की आवाज़ आ रही होती है, तो ये वही आवाज़ की बताती है नरेटर। और फिर अगली आवाज़ कौन-सी थी? द फायर बॉय शावल्ड चारकोल इंटू द मॉ ऑफ फर्नेस विद अ ग्रेट डील ऑफ क्रैटर। मॉ होता है माउथ। शावल्ट क्या होता है? आपने बेटा गदर पिक्चर देखी है? गदर पिक्चर में जब एंड में वो ट्रेन से जा रहा होता है तो उसका बेटा भी एक ऐसे प्रकार के इंस्ट्रूमेंट से कोयला भट्टी में डाल रहा होता है, ट्रेन के उसमें डाल रहा होता है जिससे कि ट्रेन चलती रहे। तो उसी को कहते हैं हम शॉवल। शावल इस इंस्ट्रूमेंट का नाम है और इस क्रिया वर्ब को हम कहते हैं शावल्ट करना। तो ये बताता है नरेटर कि भाई वहाँ पे एक फायर बॉय भी था जो कि क्या कर रहा था, चारकोल को उठा-उठा के भट्टी के मुँह में डाल रहा था। जो वो भी बड़ी क्लैटर की आवाज़ प्रोड्यूस करके, क्योंकि मेटल से मेटल टकराएगा तो एक बड़ी आवाज़ प्रोड्यूस होती है, तो उस आवाज़ के साथ वो डाल रहा था। और बाहर आउटसाइड रोड द वाटरफॉल, बाहर वाटरफॉल के रोरिंग करने की आवाज़ आ रही थी। एंड अ शार्प नॉर्थ विंड व्हिप्ड द रेन अगेंस्ट द ब्रिक टाइल रूफ। और एक बड़ी तेज़ी से नॉर्थ की हवा चल रही थी, नॉर्थ में हवा चल रही थी जो कि जो बारिश आ रही थी ना उसे क्या कर रही थी, विप्ड कर रही थी अगेंस्ट टाइल रूफ। समझो क्या है, ऐसी छत होगी, बारिश आ रही है, इधर से नॉर्थ की तरफ हवा चल रही है, तो ये नॉर्थ की हवा इस रेन को क्या कर रही है, विप कर रही है, मार रही है, बीट कर रही है, किस पर, टाइल की छत पर। ठीक है, विप्ड मतलब होता है मार देना। तो ये सीन था पूरा वहां पर। तो कितनी आवाजें हो गई, बिग बैलोस के ग्रोन करने की आवाज हो गई, कोयले के चटकने की आवाज हो गई, फायर बॉयल के शावल करके भट्टी में कोयला डालने की आवाज़ हो गई, और अपने वॉटरफॉल की आवाज़ हो गई, और रेन पड़ने की टाइल रूफ पर आवाज़ हो गई। इतनी आवाज़ें हो गई, ठीक है। अब पूरा दृश्य समझ आ गया तुम्हें उस समय माइन का, जब रेड ट्रैप सेलर उसमें जाने वाला था, माइन नहीं आयरन मिल का। इट वॉज प्रोबेबली ऑन अकाउंट ऑफ ऑल दिस नॉइस, शायद इस इन सारी आवाज़ की वजह से ही ब्लैक स्मिथ डेट द ब्लैक स्मिथ डिड नॉट नोटिस दैट अ मैन हैड ओपन द गेट। इन सारी आवाज़ की वजह से शायद ब्लैक स्मिथ या लोहार ने नोटिस नहीं किया कि जो अपना रेड ट्रैप सेलर था वो उसने गेट खोल दिया था। मतलब यानी अब वो आयरन मिल में पहुंच चुका था। एंड एंटर्ड द फोर्ज अंटिल ही स्टूड क्लोजर टू द फर्नेस। और आयरन मिल में घुस चुका था, उसे बिल्कुल ये पता नहीं चला कि लोहार को कि वो घुस चुका है, जब तक कि वो भट्टी के पास आके खड़ा नहीं हुआ। कौन खड़ा नहीं हुआ? अपना रेड ट्रैप सेलर जब तक भट्टी के पास आके खड़ा ना हो गया ना, बिल्कुल उसके पास आ नहीं गया सामने, तब तक उसे पता ही नहीं चला कि ये मिल में घुस भी गया है। Surely, it was nothing unusual for poor vagabonds without any better shelter for the night to be attracted to the forge by the glow of light which escaped through the sooty panes. सूटी पेन्स बेटा ऐसे कांच होते हैं जो कि धुएं से काले हो जाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे नरेटर कह रहे हैं देखो ये कोई नई बात नहीं है इन जैसे पुअर गरीब वेगाबॉन्ड्स के लिए। वेगाबॉन्ड्स मतलब जो आवाराओं के लिए, जिनके पास रात में रुकने के लिए कोई ढंग का शेल्टर होता नहीं है। तो ये उनके लिए कोई नई बात नहीं है कि वो किसी एक आयरन मिल में आके रुकें, उससे निकलती हुई रोशनी को देखकर। उसके सूटी पेन्स से जो रोशनी उन्हें दिख रही थी उससे अट्रैक्ट होकर ही तो अपना ये पहुंचा यहाँ पे, आवाज से पहुंचा और इसकी रोशनी से पहुंचा वो। तो इन ये कोई नई बात नहीं है इन जैसे आवाराओं के लिए कि वो ऐसी जगह पे अपना शेल्टर ढूंढने आ जाएं।
एंड टू कम इन टू वार्म देमसेल्फ, और अपने आप को गर्म करें यहाँ के, मतलब भट्टी के पास रहेंगे ना तो उन्हें गर्मी मिलेगी। इन फ्रंट ऑफ द फायर द ब्लैक स्मिथ ग्लेंस्ड ओनली कैजुअली एंड इनडिफरेंटली एट द इंट्रूडर। तो जो लोहार था उसने बड़ा ही इनडिफरेंटली इस आदमी को देखा। इंट्रूडर मतलब जो बिना परमिशन के अंदर घुस आया है। अपना रेट्रप सैलरी है ये। इनडिफरेंटली मतलब उदासीनता से, बिना किसी खुशी के इस आदमी को देखा उसने। ही लुक्ड द वे पीपल ऑफ हिज टाइप यूजुअली डिड। अब ही यहाँ पर कौन है? रेड ट्रैप सेलर। तो रेड ट्रैप सेलर बिल्कुल वैसे ही दिख रहा था जैसा उस जैसे लोग दिखते हैं। वही लंबी दाढ़ी, वही गंदे कपड़े, वही फटे पुराने कपड़े, और उसकी चेस्ट पर क्या थे? कई सारे रेड ट्रैप्स के बंच वो अपनी चेस्ट पे लटकाए हुआ था, तो वो उन्हीं जैसा दिख रहा था कि आवाराओं की तरह ही। फिर वो क्या कहते हैं नरेटर? ही आस्क्ड परमिशन टू स्टे। वो स्टे करने के लिए परमिशन मांगता है अपने ब्लैक स्मिथ से। एंड द मास्टर ब्लैक स्मिथ नॉडेड अ हॉटी कंसेंट। और हॉटी कंसेंट मतलब एरोगेंट अप्रूवल। बोले तो जैसे तुम किसी के पास गए परमिशन मांगने, कोई कहते हाँ ठीक है चल जा जा, ऐसा कुछ वो उसके संग कह देता है कि ठीक है रुक जा यहाँ पे चल, ठीक है। विदाउट ऑनरिंग हिम विद अ सिंगल वर्ड। ना ये पूछे, मतलब उससे कुछ उसने पूछा नहीं, बस हाँ कह दी। अरे कैसे आना हुआ, तुम कैसे फंसे, कुछ भी नहीं, हाँ चल ठीक है जा रुक जा, ऐसे कर दिया बिल्कुल। ट्रैम्प डिड नॉट से एनीथिंग। ट्रैम्प बेटा यही अपना रेड ट्रैप सेलर है, उसका नया नाम है। ट्रैम्प भी वही आवारा गर्दी, आवारा लोग इधर उधर घूमते रहते हैं, उन्हीं को ट्रैम्प कहते हैं। तो ट्रैम्प ने भी कुछ नहीं कहा। ही हैड नॉट कम देयर टू टॉक बट ओनली टू वार्म हिमसेल्फ एंड स्लीप। भाई वो भी तो वहां पे बात करने थोड़ी ना आया था, सिर्फ अपने आप को गर्म करने के लिए आया था, सोने के लिए आया था। इन दोज डेज, उन दिनों में, राम से जो आयरन मिल वॉज ओन्ड बाय अ वेरी प्रोमिनेंट आयरन मास्टर। राम से जो आयरन मिल के बड़े ही प्रोमिनेंट माल, मतलब राम से जो आयरन मिल के मालिक बड़े प्रोमिनेंट आयरन मास्टर थे उन दिनों में। प्रोमिनेंट मतलब फेमस, फेमस आयरन मास्टर थे। whose greatest ambition was to ship out good iron to the market। जिनकी सबसे बड़ी एम्बिशन, इच्छा यही थी कि वो सबसे बेस्ट क्वालिटी की आयरन मार्केट में डिलीवर कर पाए। ही वॉच्ड बोथ नाइट एंड डे टू सी दैट द वर्क हैज डन एज वेल एज पॉसिबल। वो दिन रात देखा करते थे कि भाई काम बढ़िया तरीके से हो रहा है या नहीं। एंड एट दिस वेरी मोमेंट ही केम इन टू द फॉर्ज ऑन वन ऑफ हिज नाइटली राउंड ऑफ इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन मतलब चेकिंग के लिए। तो यहाँ पर नरेटर बताते हैं कि ये भैया आयरन मास्टर जो थे, राम से जो आयरन वर्क्स के मालिक, ये तो बड़े ही फेमस आयरन मास्टर थे और इनका मेन ड्रीम था कि सबसे बेस्ट क्वालिटी की आयरन मार्केट में जाए। और ये इसलिए दिन रात अपनी मिल में आके देखा करते थे कि काम ढंग से हो रहा है या नहीं। और जब हमारा रेड ट्रैप सेलर घुसा इस मिल में, तभी ये भी आए थे अपने नाइटली राउंड ऑफ इंस्पेक्शन में। जैसे ये रोज रात को चेक करने आते होंगे ना, तब ये वही अपना राउंड लगाने आए थे मिल में। Naturally, the first thing he saw was the tall ragamuffin। रैगमफिन के लिए लिखिए फटीचर। तो जैसे ही वो आयरन मिल में घुसे, उसने जो पहली चीज देखी आयरन मास्टर ने, वो देखी उस रैगमफिन को, यानी अपने रेड ट्रैप सेलर को। who had eased his way so close to the furnace that steam rose from his wet rags। जो कि इतना पास सो रहा था भट्टी के कि उसके गीले कपड़ों में से भाप उठ रही थी। द आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ द ब्लैक स्मिथ। आयरन मास्टर ने ब्लैक स्मिथ की तरह तो नहीं किया। ब्लैक स्मिथ ने तो बस बिल्कुल उसे इग्नोर करके हॉटी कंसेंट दे दिया था कि जा ठीक है लेट जा। हु हैड हार्डली डेन टू लुक एट द स्ट्रेंजर। ब्लैक स्मिथ ने तो, मतलब यहाँ पे वो कहते हैं नरेटर कि आयरन मास्टर ने ब्लैक स्मिथ की तरह नहीं किया। कैसे नहीं किया? कि आयरन हु हैड हार्डली डेंड, डेंड मतलब बॉदर, कि उसने तो सोचा भी नहीं था इस आदमी के बारे में कि ये यहाँ पे कैसे आया, क्या हुआ। बल्कि इन्होंने क्या किया? ही वॉक्ड क्लोज अप टू हिम, वो उसके पास गए। लुक्ड हिम ओवर वेरी केयरफुली, उसे बड़ी केयरफुली देखा। देन टोर ऑफ हिज स्लाउच हैट टू गेट अ बेटर व्यू ऑफ हिज फेस। और फिर उसकी स्लाउच हेड को हटाया जिससे उसका चेहरा वो क्या हो सके, दिख सके अच्छे से। स्लाउच हेड क्या? वो आदमी ऐसे लेटा था अपने मुंह पे टोपी रख के, उस टोपी को हम स्लाउच कहते हैं। तो उसको उसने हटा दिया, किसने? आयरन मास्टर ने। फिर वो कहता है बट ऑफ कोर्स इट्स यू नील सोलोफ। अरे ये तो तुम हो नील सोलोफ। ही सेड, आयरन मास्टर कहता है, हाउ यू डू लुक, तुम ऐसे कैसे दिख रहे हो? तो अब ये नील सॉलोफ कौन है भैया? ये नया कैरेक्टर कहानी में इंट्रोड्यूस होता है। असल में आयरन मास्टर हमारा रेड ट्रैप सेलर को अपना कोई पुराना साथी समझ बैठा जिसका नाम नील सॉलोफ होगा। The man with the red traps had never before seen the Iron Master at Ramseju and did not even know what his name was। भाई अपना जो रेड ट्रैप सेलर है उसने तो कभी आयरन मास्टर को देखा ही नहीं था इसको, और वो तो जानता भी नहीं था कि उसका नाम क्या है। But it occurred to him that if the fine gentleman thought he was an old acquaintance, acquaintance मतलब जान पहचान का आदमी, तो फिर अपना जो रेड ट्रैप सेलर है उसने सोचा
कि यार अगर इतना बड़ा मालिक मिल का मुझे जानता है तो ही माइट परहैप्स थ्रो हिम अ कपल ऑफ क्रोनर, क्या पता वो मुझे थोड़े बहुत क्रोनर दे दे, पैसे देते। देयरफॉर ही डिड नॉट वांट टू अनडिसीव हिम ऑल एट वंस, इसीलिए उसने अनडिसीव नहीं किया सब कुछ अचानक से ही। अनडिसीव मतलब इसलिए अपने रेटरफ सेलर ने आयरन मास्टर को सब कुछ सच नहीं बताया अचानक से। उसने कहा यार क्या पता मुझे पैसे ही मिल जाए, जब इतना बड़ा आदमी मुझे कह ही रहा है मुझे जानता है। तो फिर वो रेड रेफेलर क्या कहता है आयरन मास्टर से, यस गॉड नोस थिंग्स हैव गॉन डाउनहिल विद मी। वो कहता है कि हाँ भगवान ही जानता है कि भाई मेरे संग चीजें कितनी बुरी चली गई हैं। अब अपना आयरन मास्टर रेड रेफेलर से कहता है क्या, यू शुड नॉट हैव रिजाइन फ्रॉम द रेजिमेंट, भाई तुम्हें रेजिमेंट से रिजाइन नहीं करना चाहिए था। असल में बेटा ये जो आयरन मास्टर है और ये जो नील सॉलोफ जो मतलब समझ रहा है आयरन मास्टर अपने रेड रेफेलर को, ये दोनों पहले आर्मी में एक रेजिमेंट में थे। तो अपने आयरन मास्टर ने तो छोड़ दी थी और वो नील सॉलोफ को जान मतलब फिर पता भी नहीं था कि इसका क्या हुआ, पर अब वो इससे कहता है कि यार तुम्हें भी वो रेजिमेंट नहीं छोड़नी चाहिए थी। दैट वॉज द मिस्टेक, इफ ओनली आई हैड स्टिल बीन इन द सर्विस एट द टाइम इट नेवर वुड हैव हैपेंड। और आयरन मास्टर कहता है कि अगर मैं भी इस समय सर्विस में होता ना तो मैं भी तुम्हें ऐसा नहीं होने देता, तुम्हारे साथ मैं भी तुम्हें वो सर्विस नहीं छोड़ने देता और चीज़ों को इतना बुरा नहीं होने देता। वेल नाउ ऑफ कोर्स यू विल कम होम विद मी, लेकिन अब तो भाई तुम मेरे संग मेरे घर चल रहे हो ना। भाई ये उसका दोस्त है क्योंकि ऐसा वो समझता है आयरन मास्टर। टू गो अलोंग अप टू द मैनर हाउस, मैनर हाउस मतलब एक नोबल आदमी का घर, एक अच्छे आदमी का घर। एंड बी रिसीव्ड बाय द ओनर लाइक एन ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, कॉमरेड मतलब साथी, पिक्चर भी है ना एक डियर कॉमरेड वही। डेट हाउएवर डिड नॉट प्लीज द ट्रैम्प। तो मतलब अब नरेटर कहते हैं कि भाई एक तो एक अच्छे आदमी के घर जाना, वो भी एक पुराने आर्मी के साथी बनकर, ये बात अपने जो ट्रैम्प था जो रेड ट्रैप सेलर था उसे पसंद नहीं आई या वो उससे खुश नहीं हुआ, बेसिकली वो डर गया था। क्यों डरा समझो। नो आई कुडंट थिंक ऑफ इट, ही सेड कुकिंग लुकिंग क्वाइट अलार्म्ड। तो अपना रेड ट्रैप सेलर कहता है कि भाई मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता, किससे, आयरन मास्टर से। अब देखो ऐसा वो क्यों कहता है, क्योंकि अब वो थोड़ा सतर्क हो गया था, उसे डर लग रहा था कि भाई इसके घर गया कुछ गड़बड़ हो गई तो। ही थॉट ऑफ द 30 क्रोनर, वो अपने 30 क्रोनर के बारे में सोच रहा होता है उस समय। टू गो अप टू द मैनर हाउस वुड बी लाइक थ्रोइंग हिमसेल्फ वॉलंटरली इन टू द लायंस डेन, वॉलंटरी मतलब विलिंगली, जान पूछ के। तो नरेटर कहते हैं कि भाई उस अच्छे आदमी के घर जाना तो एक तरीके से जान पूछ के अपने आप को शेर की माद में जाने जैसा होगा। शेर की माद बोले तो जहाँ पे शेर शिकार कर ले हमारा और हमारी कहानी खत्म हो जाए। तो यहाँ पर अगर वो इसके घर जाता और मान के चलो बाद में से सच्चाई का पता चल जाए आयरन मास्टर को, तो फिर तो कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए वो डर गया था, वो मना कर रहा था उससे। ही ओनली वॉन्टेड अ चांस टू स्लीप हेयर इन द फोर्ज। नरेटर कहते हैं कि भाई वो तो बस इस फोर्ज में सोना चाहता था एंड देन स्नीक अवे एज इनकंस्पिशियसली एज पॉसिबल। स्नीक बोले तो एकदम चुपचाप यहाँ से चला जाएगा, इनकंस्पिशियसली बोले तो अननोटिस्ड, कि बिना किसी को भनक लगे। तो यहाँ पर नरेटर कहते हैं कि भाई वो तो बस इस फॉर्ज में सोना चाहता था और फिर बिना किसी को भनक लगे यहाँ से निकल जाना चाहता था। The Iron Master assumed that he felt embarrassed because of his miserable clothing. आयरन मास्टर को लगा कि यार ये बेचारा जो अपना नील सॉलोफ है ये शर्मिंदा हो रहा है क्योंकि इसके ऐसे फटे पुराने कपड़े हैं, इसकी हालत ऐसी हो गई है। तो वो उससे कहता है रेड सेलर से, प्लीज डोंट थिंक दैट आई हैव सच अ फाइन होम दैट यू कैन नॉट शो योर सेल्फ देयर। देखो तुम ऐसा मत सोचो कि मेरे पास इतना बढ़िया घर है इसलिए तुम अपने फटे पुराने कपड़ों में वहां आ नहीं सकते, हाँ ऐसा कोई बात नहीं है। ही सेड, आयरन मास्टर कहता है, एलिजाबेथ इज डेड, एलिजाबेथ तो बेटा मर चुकी है, मेरी बीवी जो है। तुमने शायद सुना भी होगा। माई बॉयज आर अब्रॉड, और मेरे बच्चे तो विदेश में रह रहे हैं लड़के। एंड देयर इज नो वन एट होम एक्सेप्ट माई ओल्डेस्ट डॉटर एंड माई सेल्फ, और घर पर मैं और मेरी बड़ी बेटी ही रह रहे हैं, इसके अलावा कोई और नहीं है। वी वर जस्ट सेइंग दैट इट वॉज टू बैड वी डिडंट हैव एनी कंपनी फॉर क्रिसमस। हम तो बस तुमसे इतना कह रहे हैं यार, देखो क्रिसमस आ रहा है और हमारे पास कोई कंपनी भी नहीं है, यानी कोई साथी भी नहीं है सेलिब्रेट करने के लिए। नाउ कम अलोंग विद मी, मेरे साथ आ जाओ, एंड हेल्प अस मेक द क्रिसमस फूड डिसअपियर अ लिटिल फास्टर। देखो मेरे साथ चलो और फिर हम सब ना मिलके जो क्रिसमस का खाना बनेगा उसे और जल्दी खत्म कर पाएंगे। यहाँ पर फीलिंग है फेस्टिवल की और टुगेदरनेस की। वो इस बेसिकली उससे अच्छी अच्छी बात करें कि चलो यार तू संग चलेगा ना तो खाना जल्दी खत्म हो जाएगा क्रिसमस का, चल मेरे संग चल। बट द स्ट्रेंजर सेड नो, स्ट्रेंजर तो भाई कहते थे नो, नो एंड अगेन नो, बार बार वो नो कहता है आयरन मास्टर से। सो दैट ही मस्ट गिव इन।
अब मतलब लगता है कि वो तो नहीं चलेगा, आयरन मास्टर को ही लगने लगता है। It looks as though Captain Von Stele preferred to stay with you tonight, Stanstrom, he said to the master blacksmith and turned on his heel. अब देखो जब वो बार-बार मना करता है ना, तो फिर उसे लगता है कि भाई ये तो नहीं मानेगा मेरी बात। तो फिर जो आयरन मास्टर था वो अपने ब्लैकस्मिथ से कहता है, ऐसा लगता है कैप्टन वॉन स्टेले, कैप्टन बोले तो डेजिग्नेशन होता है मिलिट्री में। तो नील सोलोफ के लिए वो कहता है कि भाई जो अपना कैप्टन वॉन स्टेले हैं ये तो शायद तुम्हारे संग रात गुजारना चाहते हैं स्टैनस्ट्रॉम। अपने ब्लैक स्मिथ से वो कहता है, इसका नाम होगा ब्लैक स्मिथ का स्टैनस्ट्रॉम, कि भाई ये तो तुम्हारे संग रुकना चाहते हैं। एंड टर्न ऑन हिज हील, टर्न ऑन हिज हील मतलब बेटा अचानक से पीछे मुड़ जाना और चले जाना। तो इतना कहते ही अचानक से अपना आयरन मास्टर पीछे मुड़ के चला जाता है। बट ही लाफ्ड टू हिमसेल्फ एज ही वेंट अवे, और फिर वो अपने आप पर जाते जाते हंसता है। एंड द ब्लैक स्मिथ हु न्यू हिम, ब्लैक स्मिथ जो लोहार आयरन मास्टर को जानता था, अंडरस्टूड वेरी वेल, वो अच्छे से समझ गया था दैट ही हैड नॉट सेड हिज लास्ट वर्ड, कि अभी भी आयरन मास्टर ने हार नहीं मानी है, वो देखना इसे लेके ही जाएगा अपने साथ। अब देखते हैं क्या होता है। It was not more than half an hour before they heard the sound of carriage wheels outside the forge. और देखो अब आयरन मास्टर को गए एक आधा घंटा भी नहीं हुआ था कि उतने में ही बाहर एक घोड़ा गाड़ी आ गई, कैरेज आ गई। एंड अ न्यू गेस्ट कम इन, और अब एक देखो आयरन मिल में नया गेस्ट आया। बट दिस टाइम इट वॉज नॉट द आयरन मास्टर, लेकिन इस बार आयरन मास्टर नहीं आया था। ही हैड सेंट हिज डॉटर, उसने अपनी बेटी को भेजा था, apparently hoping that she would have better powers of persuasion than he himself. ऐसी सोच में उसे भेजा था कि मेरी बेटी के पास ज्यादा अच्छी क्षमता है परसुएशन की, परसुएशन मतलब किसी को मना लेने की, मेरे से ज्यादा उसमें अच्छी क्षमता है किसी को मना लेने की। ठीक है, apparently का मतलब होता है होप करना, जबकि ऐसा असलियत में होता नहीं है, मगर होप करना, ऐसा मतलब अपेरेंटली का मीन मैं बता रहा हूँ बस आपको। शी एंटर्ड फॉलोड बाय अ वैलेट, वो मिल में घुसी अपने एक वैलेट के साथ, वैलेट बोले तो एक सर्वेंट के साथ। कैरिंग ऑन हिज आर्म आर्म अ बिग फर कोट, उसका सर्वेंट अपने आर्म पर एक बड़ा सा फर कोट रख के लाया था। शी वॉज नॉट एट ऑल प्रेटी, वो ज्यादा सुंदर तो नहीं थी, बट सीम्ड मॉडेस्ट, लेकिन डिसेंट लग रही थी, सिंपल लग रही थी। एंड क्वाइट शाय, और थोड़ी शर्मीली लग रही थी। In the forge, everything was just as it had been earlier in the evening. और देखो फॉर्ज में तो सब कुछ वैसे ही था जितना अभी जब इसके पिताजी गए थे वैसा तब था। The master blacksmith and his apprentice still sat on their bench and iron and charcoal still glowed in the furnace. वही अपना लोहार और उसका हेल्पर तो बेंच पे बैठे हुए थे, और आयरन और चारकोल क्या थी अभी भी भट्टी में ग्लो कर रहे थे, ग्लो बोले तो धधक रहे थे। The stranger had, एक सेकंड, हाँ, द स्ट्रेंजर हैड स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ आउट ऑन द फ्लोर एंड ले विद अ पीस ऑफ पिग आयरन अंडर हिज हेड एंड हिज हेड पुल्ड डाउन ओवर हिज आईज। तो यहाँ पर अभी हमें नरेटर स्ट्रेंजर की कंडीशन बता रहे हैं, वही रेड ट्रैप सेलर की, जब अपनी क्या हुई आयरन मास्टर की बेटी अंदर घुसी, कि भाई ये तो अपने आप को फ्लोर पे एकदम लिटा चुका था, स्ट्रेच कर चुका था, और अपना एक उसने पिग आयरन, रॉ आयरन का जो टुकड़ा था वो सर के नीचे रख लिया था पिलो की तरह, और अपने हेड को अपनी आंखों के ऊपर रख लिया था। ऐसा कुछ उसकी स्थिति थी जब आयरन मास्टर की बेटी घुसी फॉर्ज में। एज सुन एज द यंग गर्ल कॉट साइट ऑफ हिम, जैसे ही उस यंग गर्ल ने उसकी बेटी ने उस आदमी को देखा, रेट्रोसेलर को देखा, शी वेंट अप एंड लिफ्टेड हिज हेड, वो उसके पास गई और उसकी हेड को उठा दिया, हटा दिया उसकी आंखों से। द मैन वॉज एविडेंटली यूज्ड टू स्लीपिंग विद वन आई ओपन, एविडेंटली मतलब क्लियरली, और उसने क्या देखा कि भाई ये आदमी तो एक आंख खोल के सो रहा था। एक आंख खोल के सोना मतलब ऐसा नहीं कि दो आंखों में से एक आंख खोल के सो रहा था। यहाँ पर ये एक इडियम है जिसका मतलब होता है वो बड़ी कच्ची नींद सो रहा था, मतलब उसकी टोपी हटाने भर से ही वो एकदम उठ गया। होता नहीं है कि कोई आदमी छोटी छोटी आवाज से ही उठ जाता है, कहते हैं यार ये तो बड़ी कच्ची नींद सो रहा था। तो वो यहाँ पे इस रेड ट्रैप सेलर का हाल था। He jumped up abruptly and seemed to be quite frightened. वो एकदम उठ बैठा abruptly, abruptly बोले तो hastily, जल्दबाजी में एकदम वो उठ बैठा, and seemed to be quite frightened, and थोड़ा डरा हुआ भी लग रहा था। जैसे ही इसकी बेटी ने उसकी हैट हटाई सो ये उठ बैठा और डरा हुआ भी लग रहा था। अब देखते हैं क्या है। माई नेम इज एडला विल्मनसन, मेरा नाम एडला विल्मनसन है, सेड द यंग गर्ल, उसकी बेटी ने कहा कि भाई मेरा नाम है। My father came home and said that you wanted it to sleep here in the forge tonight, and then I asked permission to come and bring you home to us.
मेरे पापा घर आए, उन्होंने मुझसे कहा कि तुम तो यहीं यार फ़ोर्ज में सोना चाहते हो, लेकिन फिर मैंने उनसे परमिशन ली कि मैं तुम्हें घर ला सकती हूँ। आई एम सो सॉरी कैप्टन दैट यू आर हैविंग सच अ बैड टाइम। मैं बड़ी क्षमा चाहती हूँ कैप्टन कि तुम्हारा इतना बुरा समय चल रहा है। ये इसकी बेटी हुई, आयरन मास्टर हुआ, सब इसको वही नील सॉलिव समझ रहे थे, रेड ट्रैप सेलर को। शी लुक्ड एट हिम कंपैशनेटली, कंपैशनेटली मतलब विद सिंपैथी। वो उसको बड़ी दया से देखती है, विद हर हैवी आईज, बड़ी सीरियस आईज के साथ उसको देख रही होती है। एंड देन शी नोटिस्ड दैट द मैन वाज अफ्रेड, और फिर उसने नोटिस किया कि यार ये आदमी तो डरा डरा से लग रहा है। आइदर ही हैज स्टोलन समथिंग और एल्स ही हैज एस्केप्ड फ्रॉम द जेल। वो मनी मन सोचती है या तो इसने कुछ चुराया है या ये जेल से भागा हुआ है। शी थॉट, ऐसा उसने सोचा। एंड एडेड क्विकली, और ये सोचते के साथ ही फिर उसने उससे कहा, यू मे बी श्योर कैप्टन, तुम एकदम निश्चिंत रहो, डेट यू विल बी अलाउड टू लीव अस जस्ट एज फ्रीली एज यू केम। तुम जितनी ही फ्री होकर हमारे पास आओगे उतना ही जब तुम्हारा मन करे हमारे छोड़ के जा भी सकते हो। ओनली प्लीज स्टे विद अस ओवर क्रिसमस ईव। बस तुम हमारे साथ क्रिसमस ईव के लिए रुक जाओ। क्रिसमस ईव बेटा क्रिसमस से एक दिन पहले होती है, जैसे 25 दिसंबर का क्रिसमस होता है तो क्रिसमस ईव हम बनाते हैं 24 को। ठीक है। शी सेड दिस इन सच अ फ्रेंडली मैनर दैट द रेड ट्रैप पेडलर मस्ट हैव फेल्ट कॉन्फिडेंस इन हर। उसने ये बात ऐसी फ्रेंडली मैनर में कही, इतना फ्रेंडली होकर कही कि भैया जो रेड ट्रैप सेलर था उसको भी उस लड़की पे भरोसा हो गया और फिर उसे वो मना नहीं कर पाया। अरे यार ये सही कह रही है, ये मुझे जाने देगी, मुझे रोकेगी नहीं, है ना? तो मैं इसको हाँ कर देता हूँ। It would never have occurred to me that you would bother with me yourself, miss, he said. तो रेट्रेप सेलर उस लड़की से कहता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मेरे को यहाँ बुलाने आओगी या तुम मेरे लिए परेशान होगी। आई विल कम एट वंस, मैं आऊँगा, एक बार ज़रूर आऊँगा। ही एक्सेप्टेड द फर कोट, वो जो सर्वेंट उसका फर कोट लिए नहीं खड़ा था, अब रेट्रेप सेलर उस कोट को एक्सेप्ट कर लेता है, विच द वैलेट हैंडेड हिम विद अ डीप वो। और क्या करता है, जो अपना वैलेट था ना सर्वेंट, वो उसको वो कोट दे देता है विद अ डीबो। डीबो मतलब रेस्पेक्टफुल जेस्चर, झुक के मतलब सलाम करते हुए उसको वो कोट दे देता है रिस्पेक्टफुली। थ्रू इट ओवर हिज रैक्स, और उसे पहना देता है। एंड फॉलोड द यंग लेडी आउट टू द कैरेज, और फिर अपना जो रेड ट्रैप सेलर है वो यंग लेडी के साथ बाहर कैरेज में आ जाता है, विदाउट ग्रेंटिंग द एस्टोनिश्ड ब्लैक मिथ सो मच एज अ ग्लैंस। बड़ी मजेदार बात है, बिना मुड़ के देखे उन एस्टोनिश्ड ब्लैक स्मिथ को, सरप्राइज्ड ब्लैक स्मिथ को बिना एक बार भी देखे हुए वो सीधे बाहर आ जाता है, गाड़ी में बैठ जाता है गैरेज में। इनकी तरफ तो मुड़ के देखता भी नहीं है वो। ठीक है। सो देखो, ग्रांटिंग का मतलब होता है किसी आदमी को वो देना जो वो एक्सेप्ट करता है, मतलब जो वो डिजर्व करता है। तो यार अब जब अपना रेट्रेप सेलर फोर्ज से जा रहा था तो कम से कम एक बार उन्हें मुड़ के तो देख लेता, लेकिन वो तो मुड़ के भी नहीं देखता है। अरे चल निकलो, अब मैं जा रहा हूँ, तुम लोग वैसे ही मुझे बड़ा वैसे करते ना, हॉटी कंसर्न दे रहा था ना तू मुझे। अब देखो, बट while he was riding up to the manor house he had evil forebodings। लेकिन जब वो उस अपने आयरन मास्टर के घर जा रहा था तो भाई उसके मन में बड़े गलत गलत ख्याल आ रहे थे कि यार कुछ ना कुछ तो बुरा होगा, देख लेना। Why the devil did I take that fellow's money? क्यों मैंने उसके पैसे लिए? He thought, वो ऐसा सोचता है। Now I am sitting in the trap and will never get out of it। और अब मैं एक ऐसे ट्रैप में फंस गया हूँ जिससे बाहर मैं निकल ही नहीं पाऊंगा कभी। द नेक्स्ट डे वॉज क्रिसमस ईव। तो यानी अगले दिन क्रिसमस ईव थी, ये क्रिसमस ईव से भी एक दिन पहले जा रहा है, यानी ये कौन सी तारीख को गया होगा, 23 दिसंबर। वाह सर, ऐसा ब्रेकडाउन आपने कहीं और कहानी में देखा नहीं होगा, है ना? तो एंड व्हेन द आयरन मास्टर केम इनटू द डाइनिंग रूम फॉर ब्रेकफास्ट ही प्रोबेबली थॉट with satisfaction of his whole regimental comrade whom he had run across so unexpectedly। run across मतलब मीट। तो अब जब अगले दिन अपना आयरन मास्टर था ना, वो बड़ा खुश था, सेटिस्फाइड था कि अब वो ब्रेकफास्ट करेगा अपने पुराने रेजिमेंट के साथी के साथ, जिसको वो बड़े ही अचानक से मिला है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट सी इट दैट ही गेट्स लिटिल फ्लैश ऑन हिज बोन्स, ही सेड टू हिज डॉटर। वो अपनी डॉटर से कहता है, भाई पहले तो हमें इसके हड्डियों पे थोड़ा मांस चढ़ाना पड़ेगा। इसका मतलब है बेसिकली हमें इसे थोड़ा खिलाना पिलाना पड़ेगा, यार ये कैसा सिकुड़ गया है, गाल आले से सिकुड़े हुए हैं ना। हु वॉज बिजी एट द टेबल, और उसकी लड़की क्या टेबल पे कुछ काम कर रही थी, तो वो उससे ये बात कहता है। एंड देन वी मस्ट सी दैट ही गेट्स समथिंग एल्स टू डू देन टू रन अराउंड द कंट्री सेलिंग रेड ट्रैप्स। और फिर हमें उसे ये देखना होगा कि भाई ये कुछ और काम करे बजाय जा जाकर रेड ट्रैप बेचने के। तो वो ये अपनी ये बात बेटी से कहता है।
It is queer that the things have gone downhill with him as badly as that, said the daughter. तो उसकी लड़की कहती है यार ये स्ट्रेंज है, क्यूर है कि उसके साथ चीजें इतनी बुरी चली गई. लास्ट नाइट आई डिड नॉट थिंक देयर वॉज एनीथिंग अबाउट हिम टू शो दैट ही हैड वंस बीन एन एजुकेटेड मैन. और अपने पिताजी से वो कहती है कि कल रात को मैंने उसमें ऐसा तो कुछ भी नहीं देखा कि जिससे लगे वो मुझे कि ये भाई एक एजुकेटेड मैन है. ऐसा तो मैंने इसमें कुछ भी नहीं देखा. देखो यहाँ से पता चलता है कि ये कितनी ऑब्जर्वेंट लेडी थी. इसे पता चल चुका था कि यार ये कहीं से भागा हुआ है और एजुकेटेड भी नहीं लग रहा है. देखो ठीक है ना. अब आगे पढ़ते हैं. यू मस्ट हैव पेशेंस माई लिटिल गर्ल, सेड द फादर. तो उसके पिताजी कहते हैं यार तुम थोड़ा धैर्य रखो, अभी देखो तुम्हें सब पता चलेगा. एज सून एज ही गेट्स क्लीन एंड ड्रेस्ड अपॉन यू विल सी समथिंग डिफरेंट. लास्ट नाइट ही वॉज नेचुरली एम्बेरेस्ड, द ट्रैम्प मैनर्स विल फॉल अवे फ्रॉम हिम विद द ट्रैम्प क्लोथ्स. तो उसके पिताजी उससे कहते हैं देखो अभी जैसे ही वो साफ सुथरा और तैयार होकर एकदम आएगा ना तो तुम्हें कुछ अलग ही दिखेगा. और कल रात को तो वो वैसे ही वो शर्मिंदा था, लेकिन आज उसकी जो गंदी आदतें हैं ना वो उसके गंदे कपड़ों के साथ ही चली जाएंगी. ट्रैम्प मैनर्स मतलब गंदी आदतें. जस्ट एज ही सेड दिस द डोर ओपन एंड द स्ट्रेंजर एंटर्ड. और जैसे ही वो इतना कहता है सोई दरवाजा खुलता है और अपना स्ट्रेंजर अंदर आ जाता है. स्ट्रेंजर कौन? वही रेड ट्रैप सेलर. यस नाउ ही वॉज ट्रूली क्लीन एंड वेल ड्रेस्ड. अब नरेटर कहते हैं कि भाई अब एकदम वो साफ सुथरा हो चुका था और बढ़िया कपड़े पहन चुका था. द वैलेट हैड बाथड हिम, कट हिज हेयर, शेव्ड हिम. वेल सर्वेंट ने उसको नहला धुला दिया था, बाल आल काट दिए थे, शेव बना दी थी. मोर ओवर ही वॉज ड्रेस्ड इन अ गुड लुकिंग सूट ऑफ क्लोथ. और उसे सूट भी पहना दिया था विच बिलोंग टू द आयरन मास्टर. आयरन मास्टर का सूट भी उसे पहना दिया था. ही वोर अ वाइट शर्ट एंड अ स्टार्च्ड कॉलर एंड होल शूज. और वो सूट के अंदर एक स्टार्च कॉलर की वाइट शर्ट पहना था और जूते भी पहना था. तो मतलब अब वो एकदम जेंटलमैन आदमी लग रहा था. But although his guest was now so well groomed, the iron master did not seem pleased. लेकिन जब उसका अब देखो ना, अब जब उसका मेहमान इतना तैयार हो गया, बढ़िया साफ सुथरा हो गया, अब आयरन मास्टर उसे देख के खुशी नहीं लग रहा था क्योंकि अब भंडा फूट चुका था. ही लुक्ड एट हिम विथ पकड़ ब्रो. वो एकदम भौहें उठाकर उसे देखता है. माथे पे सिलवट पड़ती है ना जब शक की नजरों से हम किसी को देखते हैं, एकदम वही कंडीशन उसे देखता है. And it was easy to understand that when he had seen the strange fellow it in the uncertain reflection from the furnace, he might have made a mistake. और वो ये कहता है कि मतलब ये समझना अब काफ़ी आसान हो गया था आयरन मास्टर के लिए कि भाई उसने अपने पुराने साथी को एक अनसर्टेन रिफ्लेक्शन में देखा था. भट्टी से एक जो रिफ्लेक्शन आ रहा था उसमें उसकी शक्ल देखी थी, तो शायद उसने मिस्टेक कर ली थी. लेकिन नाउ नाउ when he had stood there in the broad daylight, लेकिन जब उसका वो साथी broad daylight में खड़ा है, it was impossible to mistake him for an old acquaintance. तो अब तो ये एकदम ये impossible है कि वो उसको अपना पुराना साथी समझे, रेड ट्रैप सेलर को. ऐसा वो नरेटर, ऐसा हमें नरेटर बता रहे हैं. ओके. व्हाट डज दिस मीन, ही थंडर्ड. वो एकदम लाउड आवाज में गुस्सा होकर कहता है क्या मतलब है इस सब का. द स्ट्रेंजर मेड नो अटेम्प्ट टू डिसिमुलेट. स्ट्रेंजर कोई भी कोशिश नहीं करता नाटक करने की. डिसिमुलेट मतलब प्रिटेंड करना, कोई कोशिश नहीं करता वो. ही सॉ एट वंस दैट द स्प्लेंडर हैड कम टू एन एंड. स्प्लेंडर मतलब चार्म. और बस वो ये समझ जाता है कि भाई अब जितनी भी चकाचौंध मुझे लग रही थी और जितना भी अच्छा ये सब मेरे बारे में सोच रहा था वो सब अब एंड हो चुका है, खत्म हो चुका है. इट्स नॉट फॉल्ट माई सर, ये मेरा दोष नहीं है. आई नेवर प्रिटेंडेड टू बी एनीथिंग बट अ पुअर ट्रेडर. मैंने तो सिर्फ एक पुअर ट्रेडर होने के अलावा कुछ भी नहीं आपको दर्शाया था. एंड आई प्लीडेड एंड बेग्ड टू बी अलाउड टू स्टे इन द फोर्ज. और मैंने आपसे रिक्वेस्ट भी करी थी कि आप मुझे फोर्ज में ही रुकने दें. बट नो हार्म हैज डन. अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है. एट वर्स्ट आई कैन पुट ऑन माई रैक्स एंड अगेन एंड गो अवे. ज्यादा से ज्यादा क्या बुरा होगा, मैं दोबारा अपने गंदे कपड़े पहन के बाहर चला जाऊंगा. वेल सेड द आयरन मास्टर. फिर आयरन मास्टर कहता है अच्छा. हेजिटेटिंग अ लिटिल. इट वॉज नॉट क्वाइट ऑनेस्ट. देखो भाई ये ऑनेस्ट तो नहीं है, तुमने मुझसे मना क्यों नहीं किया कि तुम नील सॉलिफ नहीं हो. आइदर यू मस्ट एडमिट दैट. और तुम्हें भी ये बात माननी चाहिए कि देखो थोड़े ऑनेस्ट तो तुम हो नहीं, है ना. एंड आई शुड नॉट बी सरप्राइज्ड इफ द शेरिफ वुड लाइक टू हैव समथिंग टू से इन द मैटर. शेरिफ मतलब पुलिस. तो अब यानी कि आयरन मास्टर उससे कहता है कि देखो तुम्हें भी ये बात माननी पड़ेगी कि तुम भी काफी ऑनेस्ट आदमी तो हो नहीं. और अब मैं भी सरप्राइज नहीं होऊंगा अगर इस मैटर को पुलिस हैंडल करेगी तो. द ट्रैम्प टुक अ स्टेप फॉरवर्ड एंड स्ट्रक द टेबल विद हिज फिस्ट. तो अपना जो रेट्रफ सेलर था वो आगे बढ़ता है और टेबल पर अपनी मुट्ठी मारता है तेजी से और कहता है नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू मिस्टर आयरन मास्टर,
हाउ थिंग्स आर। मैं तुम्हें बताऊंगा आयरन मास्टर की चीजें कैसी होती हैं। दिस होल वर्ल्ड इज नथिंग बट अ बिग रेड ट्रैप। ये पूरी दुनिया और कुछ नहीं बल्कि एक बड़ा सा चूहेदान है। ऑल द गुड थिंग्स दैट आर ऑफर्ड टू, जुए का पिंजरा है। ऑल द गुड थिंग्स दैट आर ऑफर्ड टू यू आर नथिंग बट चीज रिंड्स एंड बिट्स ऑफ पॉक्स। तो जो भी तुम्हें अच्छी चीजें यहाँ पर दिखाई देती हैं वो और कुछ नहीं बल्कि चूहेदानी में जो फंसाने के लिए हम चीज के टुकड़े और पॉर्क के पीसेस लगाते हैं ना, वो ही हैं। सेट आउट टू ड्रैग अ पुअर फेलो, जिनका काम होता है एक अपने बेचारे से आदमी को निकालना और अपने अंदर फंसा लेना, मुश्किल में डाल देना, इन टू ट्रबल। एंड इफ द शेरिफ कम्स नाउ, और अगर अब पुलिस आएगी एंड लॉक्स मी अप फॉर दिस, और मुझे वो जेल में बंद कर देगी, देन यू मिस्टर आयरन मास्टर मस्ट रिमेंबर दैट अ डे मे केम when you yourself may want to get a big piece of pork, and then you will get caught in this trap। तो वो कहता है कि अगर पुलिस आएगी और मुझे बंद कर देगी तो फिर याद रखना आयरन मास्टर, एक दिन ऐसा आएगा जब तुम भी किसी बड़े लालच के चक्कर में फंस जाओगे और अपने आप को इस जाल के अंदर फंसा लोगे। द आयरन मास्टर बिगन टू लाफ। उसकी बातें सुन के आयरन मास्टर क्या हुआ, हंसने लगा। अच्छा बेटे, तू अब बता रहा है हमें। दिस वॉज नॉट सो बैडली सेड माई गुड फेलो। ज्यादा बुरा तो वैसे तुमने नहीं कहा है। परहैप्स वी शुड लेट द शेरिफ अलोन ऑन क्रिसमस ईव। चलो ठीक है, हमें शायद पुलिस को रहने ही देना चाहिए। अब देखो आज क्रिसमस ईव है तो क्यों उन्हें परेशान करना। बट नाउ गेट आउट ऑफ हेयर एज फास्ट एज यू कैन। लेकिन अब निकल जाओ बिल्कुल यहाँ से, जितनी जल्दी निकल सकते हो उतनी जल्दी। बट जस्ट एज द मैन वॉज ओपनिंग द डोर, लेकिन जैसे ही वो आदमी दरवाजा खोल रहा था, द डॉटर सेड, उसकी बेटी उससे कहती है, आई थिंक ही ऑट टू स्टे विद अस टुडे, आई डोंट वांट हिम टू गो। एंड विद दैट शी वेंट एंड क्लोज द डोर। तो मतलब जैसे ही रेड ट्रैप सेलर दरवाजा खोल के जा रहा होता है तो अपनी जो आयरन मास्टर की बेटी है ना, वो आयरन मास्टर से कहती है, मुझे लगता है कि इसको आज हमारे साथ ही रुकना चाहिए। ऑट का यहाँ पे प्रयोग इसलिए किया गया है क्योंकि मोरल ऑब्लिगेशन को दिखाने के लिए। देखो कितने प्यार से उसे बुला के लाए थे, अब क्या ऐसे धक्के मार के निकाल देंगे। और फिर उसकी बेटी कहती है, मैं नहीं चाहती है यहाँ से जाए, और इतना कहते ही वो जाकर गेट बंद कर देती है। अब उससे आयरन मास्टर कहता है, व्हाट इन द वर्ल्ड आर यू डूइंग, क्या कर रही हो ये तुम। द डॉटर स्टूड देयर क्वाइट एम्बेरेस्ड एंड हार्डली न्यू व्हाट टू आंसर। डॉटर वहां पे बड़ी शर्मिंदगी में खड़ी हुई थी और वो जानती नहीं थी कि अब मैं क्या आंसर करूं पिताजी का। That morning she had felt so happy when she thought how homelike and Christmassy she was going to make things for the poor hungry wretch। पता है उस दिन वो सुबह से ही ना बड़ी खुश थी। वो इस सोच में बड़ी खुश थी कि वो इस बेचारे हंग्री रैच के लिए, रैच बोले तो अनफॉर्चुनेट पर्सन, इस अभागी के लिए वो चीजें बड़ी क्या बनाएगी, अच्छी बना देगी, इसको बड़ा आराम देने की कोशिश करेगी। शी कुड नॉट गेट अवे फ्रॉम द आइडिया ऑल एट वंस। अब वो अपने आइडिया को एकदम अचानक से तो नहीं छोड़ सकती है ना। एंड दैट इज एंड दैट वाज व्हाई शी हैड इंटरसीडेड फॉर द वैगाबॉन्ड। और इसीलिए उसने वैगाबॉन्ड के लिए इंटरसीड भी किया। इंटरसीड मतलब उसके फेवर में रिक्वेस्ट करी। मतलब वो क्या सोचे बैठी थी कि आज तो मैं बेचारे इस आदमी के लिए चीजें बहुत अच्छी बनाऊंगी, इसको बहुत आराम देने की कोशिश करूंगी, ये करूंगी वो करूंगी। लेकिन अब एक ही झटके में वो अपना आइडिया तो नहीं छोड़ सकती ना। तो इसलिए उसने उस आवारा के लिए, रेड ट्रैप सेलर के लिए रिक्वेस्ट करी अपने पिताजी से। आई एम थिंकिंग ऑफ दिस स्ट्रेंजर हेयर, सेड द यंग गर्ल। वो कहती है कि मैं तो इसको यहीं देखना चाहती हूँ, या यहीं इसका सोच रही हूँ कि यहीं रहे। ही वॉक्स एंड वॉक्स द होल ईयर लॉन्ग। वो पूरे साल भर चलता ही रहता है भाई। एंड देयर इज प्रोबेबली नॉट अ सिंगल प्लेस इन द होल कंट्री वेयर ही इज वेलकम एंड कैन फील एट होम। और पूरी कंट्री में शायद उसके पास कोई ऐसी जगह नहीं होगी जहां पर वो जाए, उसका वेलकम किया जाए, उसे घर जैसा लगे। वेर ही टर्न्स ही इज चेस्ड अवे। जहाँ पे भी वो जाता है वहीं से उसे भगा दिया जाता है। ऑलवेज ही इज एफ्रेड ऑफ बीइंग अरेस्टेड। हर समय उसे अरेस्ट होने का डर लगा रहता है। एंड क्रॉस एग्जामिन्ड। हर समय उसे शक के घेरे में आने का डर लगा रहता है। आई शुड लाइक टू हैव हिम एंजॉय अ डे ऑफ पीस। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि वो एक सिर्फ एक दिन बिता सके शांति का हमारे साथ यहाँ पर। जस्ट वन इन द होल ईयर। पूरे साल में सिर्फ एक दिन चाहती हूँ मैं वो हमारे साथ यहाँ पर बिता सके। मतलब वो इस पैरा की शुरुआत में कहती है कि भाई मैं तो इस स्ट्रेंजर के बारे में ही सोच रही हूँ पापा, कि ये पूरे साल इधर-उधर घूमता रहता है, जहाँ भी जाता है वहीं से इसे भगा दिया जाता है, वरना जहाँ भी जाता है वहाँ से डर लगा रहता है कि ये अरेस्ट हो जाएगा या इसके ऊपर शक कर दिया जाएगा। लेकिन बस ये एक दिन तो अपना चैन का बिता सके हमारे साथ, सिर्फ एक दिन, मैं तो बस इतना चाहती हूँ। आयरन मास्टर मम्बल्ड समथिंग इन हिज बियर्ड। बेसिकली आयरन मास्टर ने कुछ फुसफुसाया। ही कुड नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ टू अपोज हर।
और उसने उसका अपोजिशन नहीं किया, बेटी को उसने मना नहीं किया। इट वॉज ऑल अ मिस्टेक ऑफ कोर्स, शी कंटिन्यूड। उसने फिर आगे कहा लड़की ने कि और देखो ना, ये सब तो गलती ही है एक। बट एनी वे आई डोंट थिंक वी ऑट टू चेज अवे अ ह्यूमन बींग whom वी हैव आस्क्ड टू कम here। लेकिन अब देखो, गलती है जो भी है सो है, पर अब मैं ये नहीं चाहती कि जिस इंसान को हम बुला के लाए थे उसको हम भगा दें, और जिससे हमने क्रिसमस का वादा किया था हम उसके साथ क्रिसमस मनाएंगे, उसे हम भगा तो नहीं सकते ना। यू डू प्रीच वर्स देन अ पार्सन। प्रीच का मतलब होता है धार्मिक उपदेश देना। तो उसके पिताजी कहते हैं, यार तुम तो ना पंडित से भी बुरा उपदेश देती हो। जैसे कहते नहीं है कि कोई जैसे डॉक्टर के पास से आप आए और आपके घर में कोई आपको ज़्यादा ज्ञान दे रहा हो कि अब जैसा-जैसा कहा है वैसा ही वैसा करना है, तो हम उससे कह नहीं देते हैं, हाँ, तू तो डॉक्टर से भी बुरा है, मतलब उससे भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो रहा है हमारे साथ, तो ऐसे ही हो कि तुम तो पंडित से भी बुरा उपदेश देती हो। आयरन मास्टर अपनी बेटी से कहता है, आई ओनली होप यू वॉन्ट हैव टू रिग्रेट दिस। और फिर कहता है कि बस मैं तो इतना चाहता हूँ कि तुम बाद में इसके डिसीजन के पीछे पछताओ नहीं। द यंग गर्ल टुक द स्ट्रेंजर बाय द हैंड एंड लेड हिम अप टू द टेबल। यंग गर्ल ने उस स्ट्रेंजर का हाथ पकड़ा और उसे वो टेबल तक ले गई। नाउ सिट डाउन एंड ईट। और उससे कहा बैठ जाओ और खाओ। फॉर शी कुड सी डेट हर फादर एड गिवन। क्योंकि अब वो समझ गई थी उसके पिताजी ने क्या हार मान ली है, अब वो उसे नहीं मना करेंगे। द मैन विद द रेड ट्रैप्स सेड नॉट अ वर्ड। रेड ट्रैप जो सेलर था उसने कुछ भी नहीं कहा। ही ओनली सेट डाउन, वो सिर्फ बैठ गया और सिर्फ खाना खाने लगा। टाइम आफ्टर टाइम, time after time, he looked at the young girl who had interceded for him. Why had she done it? What could the crazy idea be? और वो बार बार उस यंग लड़की की तरफ देख रहा था जिसने उसकी फेवर में रिक्वेस्ट करी थी, और वो सोच रहा था कि ऐसा इसने क्यों किया, क्या आइडिया रहा है इसका इसके पीछे, यार क्यों किया इसने ऐसा। आफ्टर दैट क्रिसमस ईव एट रामसेजू पास्ट जस्ट एज इट ऑलवेज हैड। और फिर वो कहता है नरेटर कि भाई क्रिसमस ईव आयरन बॉक्स में वैसी ही गुजरी जैसी हमेशा जाती थी। स्ट्रेंजर डिड नॉट कॉज एनी ट्रबल बिकॉज ही डिड नथिंग बट स्लीप। इन रेड ट्रैप सेलर ने किसी को कोई दिक्कत नहीं पहुंचाई क्योंकि उसने कुछ किया ही नहीं, वो बस सोता रहा। The whole forenoon he lay on the sofa in one of the guest rooms and slept at one stretch। पूरी दोपहर भर वो एक सोफे पर सोता रहा, वो भी सिर्फ एक करवट पे, उसने और कुछ किया ही नहीं। At noon they woke him up so that he could have his share of the good Christmas fare, but after that he slept again। और फिर बाद में हमने उसे उठाया जिससे वो अपना खाना खा सके, लेकिन खाना खाने के बाद वो फिर सो गया जाके। It seemed as though for many years he had not been able to sleep as quietly and safely as here at Ramseju। और मतलब अब नरेटर कह रही हैं उसके बारे में कि जैसे वो सो रहा है ना, उसे देख के तो ऐसा लग रहा है कि वो कई सालों से इतना सुकून से और इतना सेफ्टी से सोया ही नहीं है, जितना वो यहाँ पे रामसेजो में सो रहा है। इन द इवनिंग व्हेन द क्रिसमस ट्री वाज लाइटेड, शाम को जब क्रिसमस ट्री लाइट किया गया, दे वोक हिम अप अगेन एंड ही स्टूड फॉर अ व्हाइल इन द ड्राइंग रूम। और फिर तो जब शाम को क्रिसमस ट्री लाइट किया गया तो उन्होंने उसे दोबारा जगाया, रेड ट्रैप सेलर को, और फिर वो उठा और ड्राइंग रूम में आया, ब्लिंकिंग एज दो द कैंडल लाइट हर्ट हिम। और अपनी पलकें ऐसे झपका रहा था कि भाई कैंडल की लाइट उसे चुभ रही थी। सो के उठा ना, उठा था ना बहुत देर से, तो उसे आंखें अपनी झपका रहा था ऐसे। बट आफ्टर दैट ही डिसअपियर्ड अगेन। और उसके बाद वो दोबारा गायब हो गया, सोने चला गया। 2 आवर्स लेटर ही वाज अराउज्ड वंस मोर। और 2 घंटे बाद उसे एक बार फिर जगाया गया। ही देन हैड टू गो डाउन इनटू द डाइनिंग रूम एंड ईट द क्रिसमस फिश एंड पॉरेज। उसे फिर नीचे डाइनिंग रूम में जाना था और खाना खाना था। एज सून एज दे गॉट अप फ्रॉम द टेबल, और फिर जब वो खाना खाने के बाद उठा, ही वेंट अराउंड टू ईच वन प्रेजेंट एंड सेड थैंक यू एंड गुड नाइट। और खाना खाने के उठने के बाद उसने जो भी आदमी वहाँ पर खड़े हुए थे आस-पास, सबसे बोला थैंक यू और सबको गुड नाइट विश करके वो वापस बट गुड नाइट विश किया। बट व्हेन ही केम टू द यंग गर्ल, लेकिन जब वो उस यंग गर्ल के पास आया, एडला विल्मनसन के पास आया, शी गेव हिम टू अंडरस्टैंड। उस लड़की ने, एडला विल्मनसन ने रेड ट्रैप सेलर को बताया, क्या बताया? That it was her father's intention that the suit which he wore was to be a Christmas present। कि ये उसके पिताजी की इच्छा थी कि जो वो सूट पहना हुआ है ना सुबह से, ये तुम उसे गिफ्ट दिया जाए एज अ क्रिसमस प्रेजेंट। ही डिड नॉट हैव टू रिटर्न इट। इसलिए तुम्हें ये रिटर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा वो रेटर सेलर से कहती है उसकी बेटी। एंड इफ ही wanted to spend next Christmas Eve in a place where he could rest in peace and be sure that no evil would befall him, ही वुड बी वेलकम्ड बैक अगेन। और उससे कहती है वो कि भाई अगर
तुम अगली क्रिसमस ईव भी, अगले साल भी क्रिसमस ईव हमारे यहाँ बिताना चाहते हो, जहाँ पर तुम आराम से आराम कर सको और इस चिंता से निश्चिंत रहो कि कोई भी खतरा तुम पर मंडरा रहा है, तो तुम दोबारा इस जगह पे आ जाना, हम तुम्हारा वेलकम करेंगे। तो जब वो मतलब सब लोगों से मिल लेता है ना, फिर जब वो इस लड़की के पास जाता है, तो वो उसे बताती है कि ये जो पिताजी का तुम मतलब ये जो तुम कोट पहने हो ना सुबह से, ये तुम्हें क्रिसमस का गिफ्ट है, पिताजी ने दिया है, ऐसा उनकी इच्छा थी। और अगर तुम अगली क्रिसमस ईव भी हमारे संग बिताना चाहते हो, तो वो भी तुम यहाँ के बिता सकते हो, बिल्कुल निश्चिंत रहना, तुम पर कोई खतरा नहीं मंडराएगा यहाँ पर, हम तुम्हारा दोबारा वेलकम करेंगे। एक और बात मैं यार तुमको बताना चाहता हूँ, गिव हिम टू अंडरस्टैंड का मतलब होता है किसी को कुछ बताना, ठीक है? द मैन विद द रेड ट्रैप्स डिड नॉट आंसर एनीथिंग। वही रेड ट्रैप सेलर ने उससे कुछ नहीं कहा। ही ओनली स्टेड एट द यंग गर्ल इन बाउंडलेस अमेजमेंट। वो सिर्फ उस लड़की को देख रहा था, वो भी बाउंडलेस अमेजमेंट। बाउंडलेस अमेजमेंट मतलब अनएंडिंग सरप्राइजमेंट। मतलब वो इतना हैरान था, वो हैरान ही रहा, बस वो हैरानी से उसे देखता ही रहा, वो कुछ नहीं बोल पाया उससे। द नेक्स्ट मॉर्निंग द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर गॉट अप इन अ गुड सीजन। गुड सीजन मतलब आप मुझे बताएंगे कमेंट में। गुड सीजन टू गो टू द अर्ली क्रिसमस सर्विस। तो अगले दिन फिर सुबह आयरन मास्टर और उसकी बेटी उठ गए खुश मूड में, और फिर वो क्रिसमस, अब देखो अर्ली मॉर्निंग क्या हुई, 25 तारीख, क्रिसमस ईव थी 24 की, 25 को वो दोनों सुबह उठ गए और वो क्रिसमस की सर्विस करने चले गए। देयर गेस्ट वॉज स्टिल स्लीप, अभी भी यानी अपना रेड ट्रैप सेलर सोया ही हुआ था। एंड दे डिड नॉट डिस्टर्ब हिम, और उन्होंने उसे डिस्टर्ब भी नहीं किया, उठाया भी नहीं, वो दोनों खुद ही चले गए। When, at about 10 o'clock, they drove back from the church, the young girl sat and hung her head, even more dejected than usual. इस लाइन का मतलब समझेंगे। फिर जब वो 10 बजे चर्च से लौट रहे थे, तो जो अपनी एडला विल्मनसन थी, वो बैठी हुई थी कैरेज में, और वो अपने हेड को हंग करी हुई थी, मतलब अपने सर को और ज़्यादा शर्म से झुकाई हुई थी देन यूजुअल। मतलब यूजुअल से ज़्यादा, मतलब आम तौर पे जो वो सर झुका के बैठती थी, उससे ज़्यादा सर झुका के बैठी थी। एक तरीके से इस लाइन का मतलब है कि वो और ज़्यादा शर्मिंदा फ़ील कर रही थी अपने आप को यूजुअल से ज़्यादा। क्यों शर्मिंदा फ़ील कर रही थी भाई? कल का दिन तो बहुत बढ़िया गया था, क्या हुआ ऐसा? At church, she had learned that one of the old crofters of the ironworks had been robbed by a man who went around selling rat traps. चर्च में उन्हें पता चला कि उनके यहाँ काम करने वाले पुराने क्रॉफ्टर के यहाँ चोरी हो गई है। उनको किसी रेट ट्रैप बेचने वाले आदमी ने लूट लिया है, और ये रेट ट्रैप बेचने वाला और कोई नहीं, अपना अपना ही रेट ट्रैप सेलर है ये। हाँ, यस, दैट वाज अ फाइन फेलो यू लेट इनटू द हाउस, सेड अ फादर। हाँ, ये वही वही नेक आदमी है ना जिसको तुमने अपने घर में घुसा रखा है, घर में जगह दी है। आई ओनली वंडर हाउ मेनी सिल्वर स्पून्स आर लेफ्ट इन द कपबोर्ड बाय दिस टाइम। मैं तो बस ये सोच रहा हूँ कि अब तक अपनी कपबोर्ड में कितनी चांदी की चम्मचें बची होंगी, क्या वो सब चोरी करके तो नहीं ले गया? The wagon had hardly stopped at the front steps when the iron master asked the valet whether the stranger was still there. तो मतलब जैसे ही गाड़ी बस रुकी ही थी गेट पे आके, घर के गेट पे आके, सुई आयरन मास्टर अपने सर्वेंट से पूछता है, क्या वो स्ट्रेंजर अभी भी यहाँ है या चला गया? He added that he had heard at church that the man was a thief. और वो उसे ये भी बताता है सर्वेंट को कि देख, हाँ चला गया, वो आदमी एक चोर है। The valet answered that the fellow had gone and he had not taken anything him with him at all. तो सर्वेंट फिर आयरन मास्टर से कहता है, देखो वैलेट तो जा चुका है और वो अपने संग कुछ लेके भी नहीं गया है। ऑन द कंट्रेरी, बल्कि ही हैड लेफ्ट बिहाइंड अ लिटिल पैकेज, वो अपने पीछे एक पैकेज छोड़ के गया है, विच मिस विल्मिंसन वॉज टू बी काइंड इनफ टू एक्सेप्ट एज अ क्रिसमस प्रेजेंट। मतलब वो कुछ लेके तो गया नहीं, बल्कि एक पैकेज और छोड़ के गया है, जो कि हमारी मिस विल्मिंसन इतनी काइंड है, इतनी कंपैशनेट है, उसे क्रिसमस के तोहफे के तौर में एक्सेप्ट करेंगी। तो यंग गर्ल ओपन द पैकेज, मिस विल्मिंसन ओपन करती हैं पैकेज को, विच वाज सो बैडली डन अप। बैडली डन अप मतलब बहुत ही बुरी तरीके से उसकी पैकिंग करी गई थी। दैट द कंटेंट्स केम इनटू व्यू एट अ वंस, तो मतलब जैसे ही वो पैकेज खोलती है ना, तो ही सब कुछ चीजें उन्हें भारी दिख जाती हैं, इतना बुरा वो पैक किया गया था पैकेज। शी गेव अ लिटिल क्राई ऑफ जॉय, वो एकदम खुशी से रो देती हैं थोड़ा बहुत। मतलब होता नहीं है कि खुशी से ओह, जितना वो अभी दुःख में छाई हुई थी ना चर्च में ये बात सुन के, उतना ही वो खुश हो जाती हैं दोबारा। कैसे? शी फाउंड अ स्मॉल रेड ट्रैप एंड इन इट ले 3 ट्विंकल्ड ट्रेन क्रोनर रोड्स। उस पैकेज में उन्हें एक छोटी-सी चूहेदानी मिलती है और 3 क्रोनर
के नोट जो उसने वहाँ से चुराए थे क्रॉफ्टर के यहाँ से, वो उन्हें इसमें मिलते हैं। बट दैट वाज़ नॉट ऑल इन द रेड ट्रैप ले ऑल्सो अ रिटन लेटर इन लार्ज जैग्ड कैरेक्टर्स। लेकिन इसके अलावा उसमें एक लेटर भी था जिसमें कि जैग्ड कैरेक्टर्स में लिखा हुआ था। जैग्ड मतलब अनइवन, आड़े-टेढ़े तिरछे कैरेक्टर में लिखा हुआ था। देखो, क्या हुआ था, ये जो क्रॉफ्टर जिसके यहाँ चोरी हुई थी, ये वही क्रॉफ्टर है जिसके यहाँ उसने दलिया-वलिया, तम्बाकू-वम्बाकू सब खाई थी, उसका पर्स मारा था ना, वही क्रॉफ्टर है। तो वो क्रॉफ्टर इनके यहाँ काम करता था बिल विल्सन के यहाँ पहले। तो इस बात से ये बड़ी दुखी थी कि यार इसको मैंने अपने घर में रुकाया और बताओ इसने हमारे आदमी के यहीं पहले चोरी कर चुका है ये, बताओ। तो लेकिन अब वो दोबारा पैकेज देख के बड़ी खुश हो जाती है। क्योंकि उसमें वो पैसे मिलते हैं और वो चूहेदानी मिलती है और एक लेटर भी मिलता है। अब ये लेटर बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा हम सबके लिए। देखो चैप्टर खत्म हो रहा है इसी के साथ, ध्यान से सुनना। ऑनर्ड एंड नोबल मिस, सिंस यू हैव बीन सो नाइस टू मी ऑल डे लॉन्ग एज इफ आई वॉज अ कैप्टन। मेरी मतलब सम्मान देता है इन मिस विल्मनसन को, कहता है कि तुम मेरे संग पूरे दिन इतनी ही अच्छी तरीके से पेश आई कि जैसे मैं असलियत में कैप्टन हूँ आर्मी में। आई वॉन्ट टू बी नाइस टू यू इन रिटर्न। बदले में मैं भी तुम्हारे संग उतने अच्छे से ही पेश आना चाहता हूँ एज इफ आई वॉज अ रियल कैप्टन, जैसे कि मैं सच में एक कैप्टन हूँ। फॉर आई डू नॉट वॉन्ट यू टू बी एम्बेरेस्ड, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम क्या हो शर्मिंदा हो एट दिस क्रिसमस सीजन बाय थीफ। मैं भी तुम्हारे संग एक कैप्टन की तरह ही पेश आना चाहता हूँ और नहीं चाहता कि तुम एक शर्मिंदा हो एक चोर के द्वारा, ठीक है। इसीलिए बट you can give back money to old man on the roadside who has the money pouch hanging on the window frame as bait for poor wanderers। इसीलिए मैं क्या चाहता हूँ कि तुम ये पैसे जो हैं उस बूढ़े आदमी को वापस जाके दे देना जो कि जिसका घर रोड साइड पे है और उसका मनी पाउच टंगा रहता है विंडो पे एज अ बेट। बेट बोले तो चारा, चारा फॉर पुअर वॉन्डरर्स। वॉन्डरर्स मतलब जो इधर उधर घूमते रहते हैं, इसी की तरह जो वेगा बॉन्ड है, आवारा है। तो मैं चाहता हूँ कि तुम पैसे उसे जाके वापस दे देना। The rat trap is a Christmas present from a rat who would have been caught in this world's rat trap if he had not been raised to captain। तो वो यहाँ पर कहता है कि ये जो छोटी सी चूहेदानी है ये तुम्हें एक चूहे की तरफ से दी जा रही है। मतलब वो अपने आप को यहाँ पे चूहा कहता है और कहता है कि तुमने इस चूहे को इस चूहेदानी में फंसने से बचा लिया। अगर तुम इस चूहे को एक कैप्टन की तरह नहीं पेश आती, इस चूहे के साथ तुम्हें कैप्टन की तरह नहीं बर्ताव करती, चूहा कौन, रेड ट्रैप सेलर, तो मैं इस पिंजरे में फँस जाता, मैं और चोरी करके आगे भाग जाता। लेकिन तुमने मेरे संग अच्छे से पेश आया, तुमने मेरा इतना ध्यान रखा, मेरे से प्यार मेरी केयर करी, तो इसीलिए मैं भाई चाहता हूँ कि तुम भी शर्मिंदा ना हो और मैं भी अब ये सब बुरे काम छोड़ दूँगा, मैं भी बुरा रास्ता छोड़ दूँगा। मैं पहले दुनिया क्या समझता था कि कितनी खराब होती है, इसलिए मेरे को दुनिया के बारे में बुरा सोचने में मज़ा आता था। लेकिन अब मुझे तुम मिली जो कि अच्छा सोचती हो सबके बारे में, सबसे केयर करती हो, तो लव करती हो, इसलिए मेरी दुनिया के बारे में पॉइंट ऑफ व्यू बदल गया है। मैं भी अब अच्छाई के रास्ते पे आ जाऊँगा। ऐसा यहाँ पे न अपना जो रेटर फेलर है ना, वो इन शब्दों में ये बात बताना चाह रहा है अपने किसको? मिल विल्मनसन को। बिकॉज़ इन दैट वे ही गॉट पावर टू क्लियर हिमसेल्फ। और वो कहता है कि तुमने मुझे कैप्टन की तरह पेश मतलब ट्रीट किया, इस जिस वजह से मैं अपने आप को क्या कर पाया? क्लियर कर पाया। क्लियर बोले तो अपने आप को इनोसेंट प्रूव कर पाया। वरना मैं भी इस गलत के रास्ते में फँस ही जाता, दुनिया के बारे में बुरा सोचता ही चला जाता, लेकिन अब मेरी सोच तुमने बदल दी। रिटन विद फ्रेंडशिप एंड हाई रिगार्ड, कैप्टन वॉन स्टेले। और देखो फिर वो एंड में साइन भी कैसे करता है, अपना नाम भी क्या लिखता है? कैप्टन ही लिखता है। तो इसका कैप्टन लिखना ये दर्शाता है कि वो बदल चुका है, वो पुराना रेड ट्रैप सेलर नहीं रहा, वो एक गंदा आदमी नहीं रहा, गलत सोच वाला इंसान नहीं रहा, वो एक अच्छी सोच वाला इंसान बन चुका है, कैप्टन बन चुका है। इसी के साथ बेटा अपनी ये कहानी खत्म हो जाती है। बहुत प्यारी सी कहानी थी यार, मैंने बहुत एफर्ट्स लगा के तुम्हें समझाना चाहा है। अगर तुम्हें कोई डाउट हो तो कमेंट में बता देना। बाकी यार प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर छोड़ना पढ़ने के बाद। तब तक के लिए टाटा गुड बाय सी यू। थैंक यू।